सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पीपीएस की यूनिट 2, जो हम देखने वाले हैं वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज के साथ। मतलब कि जितने भी अब तक आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, सबके हम सॉल्यूशन देखेंगे। और आपका ये जो पूरा सिलेबस है ना, जो कि हमारा बीसीएस 101, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में, तो 102, ये जो हमारा सिलेबस इस सब्जेक्ट कोड का है, वो हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है हमारा 3 पार्ट के अंदर है। पहले तो हमें ये बताना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हमें ये बताना है टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग ये बताना है। ठीक है, फिर हमें बताना है कि हमारी जो कंडीशनल ब्रांचिंग होती है, ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। और मैं आपको एक बार और चीज दिखा देता हूँ कि मैंने सारे पीवाईक्यूज निकाल लिए हैं, जो भी हमारे पास 4 पीवाईक्यूज थे। ये देखो, ये जो हमारा पहला पीवाईक्यू है वो ये है, आप देख सकते हो। ये रहा हमारा पीवाईक्यू फर्स्ट सेमेस्टर का 2022-23 का। फिर है हमारा ये वाला सेकंड सेमेस्टर का 2022-23 का, है ना। ये इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे ये 2023-24 वाला है, ठीक है, सबके हम सॉल्यूशन देखेंगे सारे। मतलब कि इतना अच्छे से करवा दूंगा कि इस यूनिट से बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, ठीक है, अच्छे से देखना है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये जो 15 क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे, ठीक है, ये मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। आउटपुट क्वेश्चन हो या फिर ऑपरेटर पूछे गए हो या फिर कोई भी स्टेटमेंट आया हो, प्रोग्राम आया हो, सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन सी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ऑपरेटर क्या होते हैं। अब देखो, ऑपरेटर क्या होता है, कुछ नहीं है। जब आप करते हो ए प्लस बी, तो ये जो प्लस का साइन है ये क्या है, ये एक एडिशन शो कर रहा है। अब ये जो एडिशन है वो क्या है, वो एक हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, है ना, चाहे वो मॉड्यूलस हो, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेटर की डेफिनेशन की, तो इट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि एक वैल्यू पर या फिर एक से ज्यादा वैल्यू पर अगर कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो जो हम सिंबल का यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, और जिस वैल्यूज पे हम जो ऑपरेटर को मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, वो वैल्यूज को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, जैसे कि हमने a प्लस बी किया, ठीक है, और इक्वल टू हमने c कर दिया। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा a है और जो b है वो क्या है, हमारे ऑपरेंड्स है। ठीक है, और जो हमारा प्लस साइन है वो क्या है, हमारा ऑपरेटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो देखो, प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है अपने वेरिएबल का। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है a, जिसका डेटा टाइप है इंट। ठीक है, मतलब कि इंटीजर। ठीक है, वैसे ही हमने b लिया है जिसका डेटा टाइप है इंट, और इसको हमने वैल्यू दे दी है 5 और इसको वैल्यू दे दी हमने 10। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया है सम, जिसके अंदर हम जो इसका रिजल्ट आएगा उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, प्लीज इसे देखते रहना, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख दोगे बस, उससे नहीं चलेगा, आपको एग्जांपल भी देकर आने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डेटा टाइप डिफाइन किया इंटीजर, और आपने इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10 + 5 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिलाकर कोई भी मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो वो जो इक्वेशन आती है ना, उसे हम कहते हैं क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक हमारा डेटा टाइप है इंटीजर और ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, एक्स। देखो, एक्स हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये 10 + 5 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी कि 30 इसका आंसर आ जाएगा। पर ये जो हमारे, ये देखो, ये 10 क्या है, ये ऑपरेंड है। ये जो प्लस क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है। अब ये क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर और ऑपरेंड को हमने मिक्स करके जब हम प्रोड्यूस करेंगे एक वैल्यू 30, और हम उसे स्टोर करेंगे एक्स के अंदर, तो ये बन जाती है हमारी क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और ऑपरेटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अब हमारी सी के अंदर कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो देखो, यहाँ पर हमारे ये सारे ऑपरेटर होते हैं, 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, सबको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। इसके लिए मैंने बिट वाइज ऑपरेटर को एक अलग तरीके से करवाया, जिससे आपको कभी भी ना भूलो उसे। ठीक है, सो देखो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, सबसे पहला होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड
कंडीशनल ऑपरेटर। अभी मैं इसे डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे अब भाई ये नोट्स क्यों बनाए, डिटेल में आपको बताने के लिए तो बनाए हैं, ठीक है? तो चलो बताते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ नहीं है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे यूज़ होते हैं दोज़ ऑपरेटर परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है? जो हमारी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, कौन से होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारे, ठीक है? तो सच एज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब कौन करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर करते हैं, ठीक है? तो पहला होता है हमारा प्लस वाला, ठीक है? प्लस क्या करता है? एडिशन करता है, जैसे कि x प्लस वाई। फिर हम ये देखो, ये बनाकर आनी है टेबल, ठीक है? ये टेबल नहीं बनाओगे ना तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे, ठीक है? पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अभी से फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर से कोशिश करो कि जितना ज़्यादा पेपर के अंदर लिख कर आ पाओ, ठीक है? क्योंकि बीटेक के अंदर एकेडू के जो यूनिवर्सिटी है उसमें यही भाई चलता है कि आप जितना ज़्यादा लिख कर आओगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? सेकंड आता है हमारा सब्ट्रैक्शन, माइनस ये वाला साइन होता है। इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक्स माइनस वाई ऐसे लिख सकते हो। फिर आता है हमारा मल्टीप्लाई, आपको पता होगा, डिवाइड आपको पता है, ठीक है? फिर आता है हमारा क्या? मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है कि हमारा रिमाइंडर आपको लाके देता है, ठीक है? जब ये परफॉर्म करोगे ना कि 5 मॉडुलस 2, ठीक है? तो हमारा 2 से ये डिवाइड कर दोगे आप इसे, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आपका 4 आ जाएगा और एक आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो मॉडुलस आपको रिमाइंडर निकाल के देता है, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, कैसे आप इसे प्रोग्रामिंग के अंदर लिखोगे। देखो हमेशा याद रखो, जब भी आप कोड लिख रहे हो सी के अंदर, सबसे पहले जो हेडर फाइल होती है आपकी, प्री प्रोसेसर और हेडर फाइल, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है? हेडर फाइल, ये जो हमारी आपको ऐड करनी है हमेशा। फिर आपका जो प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो होता है हमारा इंट मेन फंक्शन से, ठीक है? मेन फंक्शन से होता है। तो आपने लिख दिया इंट मेन फंक्शन, फिर इस ब्रैकेट के अंदर आप अपना पूरा कोड लिख सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने 2 वेरिएबल बनाए, एक्स ए और बी, ठीक है? ए की वैल्यू रख दी 10 और बी की वैल्यू रख दी 3। काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 10 और बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंटफ एडिशन, और जो हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डिफाइन कर दिया इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, ठीक है? अब ये हो गया हमारा बी, हमने लिख दिया a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 13 हो गया, 10 प्लस 3। फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। और हमने जब डिवाइड किया, 10 को जब 3 से डिवाइड करें, 10 को हम, आप बताओ, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 9 बार जाएगा, ठीक है? 9 मतलब कि 9 आएगा, 3 बार जाएगा तो 3 ऊपर आ गया और एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। जब हम इसे आगे करेंगे तो क्या आएगा? अ, उसके अंदर फ्लोट के अंदर वैल्यू आएगी। लेकिन हम जो वैल्यू है किसके अंदर स्टोर करा रहे हैं? इंट ए, मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसी है? इंटीजर है। और हम ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका लिखा हुआ है? इंटीजर का लिखा हुआ है, ठीक है? हमेशा ये जो आप डिवाइड करोगे वो अपने आप ही इंटीजर के अंदर ही आएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ लगाते, फ्लोट का लगाते, तो वो फ्लोट के अंदर आती वैल्यू, डेसिमल के अंदर आती। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ ये जो आगे का इंटीजर होगा, यानी कि 3 पॉइंट जो भी होगा समथिंग, 3 पॉइंट ही उठाएगा, ठीक है? 3 को ही उठा लेगा और 3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब आता है आपकी बात रिमाइंडर की, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है आपका? मॉडुलस ए, मॉडुलस बी, ठीक है? आया समझ में? 10 मॉडुलस 3। तो देखो, यहाँ पर हमने जब 10 को 3 से डिवाइड किया था तो क्या आया था? 3 आया था आंसर, और रिमाइंडर क्या बचा था? 1 बचा था। तो वही यहाँ पर मॉडुलस आपको निकाल के दे देगा। 10 मॉडुलस जब 3 करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना मॉडुलस को, क्योंकि आप जब प्रोग्राम बनाओगे ना तो आपको प्रोग्राम के अंदर ये जो मॉडुलस है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? अब हम ऊपर चलते हैं, ठीक है? अब है हमारा यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है? तो रिलेशनल ऑपरेटर कुछ नहीं है, जब भी आपको 2 वैल्यूज़ के अंदर जब रिलेशन फाइंड करनी होती है, ठीक है? कि कौन-सी वैल्यू बड़ी है, कौन-सी वैल्यू छोटी है, या फिर दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं, वो आप रिलेशन ऑपरेटर से ढूँढते हो, ठीक है? तो देखो, यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज़, ठीक है? आप जब भी 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो, दे ऑलवेज़ रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है? ये 2 चीज़ें रिटर्न करते हैं, या तो आपको ट्रू देंगे, ठीक है? जो आपने पूछा है अगर वो चीज़ें ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू दे देंगे। अगर वो फ़ॉल्स हो जाती है तो आपको फ़ॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? सो देखो, पहला होता है हमारा ये इक्वल टू। तो देखो यहाँ पर क्या है? इक्वल टू 2 बार है, 1 बार नहीं है, 2 बार है इक्वल टू। यानी कि आप ये देख रहे हो कि क्या हमारा जो ए है और जो बी है वो दोनों इक्वल हैं। अगर ये राइट हो जाएगा तो आपको ट्रू मिल जाएगा, अगर फ़ॉल्स हो जाएगा तो फ़ॉल्स मिल जाएगा, ठीक है?
फिर हमने देखा नॉट इक्वल टू, क्या हमारे जो ए और जो बी हैं वो नॉट इक्वल टू हैं? अगर नॉट इक्वल हो गए तो आपको ट्रू मिल जाएगा, अगर नहीं हो, अगर इक्वल होंगे तो आपको फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा ग्रेटर देन, यानी कि हमारा जो ए है क्या बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो हमें ट्रू दे दो, अदरवाइज फॉल्स दे दो, ठीक है? फिर आता है हमारा लेस देन क्या, ए अगर हमारा बी से छोटा है तो भाई हमें ट्रू दे दो, अदरवाइज हमें फॉल्स दे दो, ठीक है? फिर आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इसका क्या है कि अगर जो हमारा ए है अगर बी से बड़ा है तब भी हमें इक्वल टू दे दो, अगर ए हमारा बी के बराबर है तब भी हमें इक्वल टू दे दो, ठीक है? तो ये जो दोनों ऑपरेशन है हमारे एक ही आप ऑपरेटर के साथ परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है हमारा लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल जैसे हमने ग्रेटर देन चेक किया था, यहाँ पर अगर ए हमारा लेस देन बी है तब भी हमें ट्रू दे दो, अगर हमारा ए इक्वल टू बी है तब भी हमें ट्रू दे दो, ठीक है? तो समझ में आ गया ना? और इसमें से अगर कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी आप हमें ट्रू दे दो, मतलब कि अगर हमारा ए अगर छोटा है बी से तब भी आप ट्रू दे सकते हो, अगर इक्वल है तब भी आप ट्रू दे सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको ये बहुत अच्छे से रिलेशन ऑपरेटर। अब हम इसे प्रोग्रामिंग के अंदर देख लो आप। बिल्कुल वैसे ही हेडर फाइल इंक्लूड करी, फिर हमने क्या किया मेन फंक्शन के अंदर ए और बी वेरिएबल डिफाइन करे 10 और 5, फिर हमने चेक किया क्या हमारा जो ए है वो बी से बड़ा है? क्या हमारा जो 10 है 5 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो हमें ट्रू मिल गया। क्या हमारा जो ए है वो 5 से 10 हमारा 5 से छोटा है? नहीं है, तो हमें फॉल्स मिल गया। क्या हमारा दोनों बराबर है? नहीं है। क्या हमारी दोनों नॉट इक्वल है? हाँ, नॉट इक्वल तो है, ठीक है? तो आप ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर लिख कर आ सकते हो। वैसे ही लेस देन और ग्रेटर देन का भी लिख देना, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा-सा लॉजिक लगाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें अगर आपको मल्टीपल कंडीशन जो चेक करना है, ठीक है? जैसे कि आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा ए इक्वल टू है ना? अगर ऐसा है, तो क्या हमारा जो ए है, वो इक्वल टू 0 है? वो ये 2 कंडीशन चेक करनी है, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन आप लॉजिकल ऑपरेटर के साथ चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? देखो, सबसे पहला इसके अंदर होता है लॉजिकल एंड। है। एंड का मतलब ये होता है कि आपकी दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि आपने जो इधर कंडीशन लिखी और जो आपने इधर कंडीशन लिखी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपको मिलेगा ट्रू। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपको मिलेगा फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या हमारा जो ए है वो 5 से बड़ा है? अगर हमारा ए 5 से बड़ा है तो भाई ट्रू हो गया। तो क्या हमारा जो बी है वो 2 से बड़ा है? अगर हमारा बी 2 से बड़ा है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है? अगर कोई भी एक कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी तो हमें ट्रू नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर ट्रू फ़ॉल्स आ गया या फिर फ़ॉल्स ट्रू आ गया या फिर हमारा फ़ॉल्स फ़ॉल्स आ गया, इन सब में तो हमें फ़ॉल्स मिल रहा होगा। लेकिन जो ट्रू ट्रू आएगा उसी में हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है? ये वाला जो ये वाली जो टेबल होती है आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है हमारा और, लॉजिकल और। इसके अंदर क्या होता है कि जैसा हमने उसके अंदर दोनों ट्रू होने चाहिए थे, इसके अंदर ये कंडीशन है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। बस दोनों में से एक अगर ट्रू हो गया तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों ट्रू है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया तो ट्रू आएगा, ठीक है? मतलब ट्रू ट्रू पे तो ट्रू आएगा। अगर ट्रू फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा। अगर फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। अगर फॉल्स फॉल्स है तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो फॉल्स आएगा, ठीक है? अब आता है हमारा क्या लॉजिकल नॉट। नॉट क्या होता है लॉजिकल नॉट? जैसे कि आप ना क्या करते हो कि आगे ये वाली एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हो और फिर कंडीशन जो है इसके अंदर लिख देते हो। अगर ये वाली जो कंडीशन है आपकी ट्रू हो जाती है तो ये आंसर देगा फॉल्स, ठीक है? मतलब कि नॉट है, ठीक है? अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो ये आंसर देगा फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये आंसर देगा ट्रू, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा ए इक्वल टू 10 हो जाता है ना? तो ये देगा आंसर फॉल्स। अगर नहीं होता तो ये देगा ट्रू, मतलब कि उल्टा कर देगा, बस इतना याद रखो, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट, मतलब कि इसको हम कोड के अंदर भी देख लेते हैं। तो देखो आप कोड के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? अब आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? अभी ये जो कोड है मैं आपको रन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो कोड है काफ़ी बेसिक है। पर आगे जाके मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो कोड है वो रन भी करवा दूँ। अभी जब हम इफ एल्स के देखेंगे या फिर जो प्रोग्राम हमारे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर बड़े-बड़े आए हैं, उनको मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है? पीपीएस जो है ना मैं आपको बताऊँ काफ़ी ईज़ी सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप आगे जाके प्रोग्रामिंग देखोगे, आपके पास जावा भी आ रही होगी, आपके पास क्या बोलते हैं पाइथन भी आ रही होगी, आपके पास और भी लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी आ जाए, ठीक है? तो ये सारी लैंग्वेज के लिए भी आप तैयार हो। सी तो काफ़ी बेसिक है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करते हो तब आपका यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? तो यूज़ टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है? जैसे कि हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू हमने 5 कर दिया, तो ये जो इक्वल टू है, ठीक है? ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? तो देखो इक्वल टू एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ऐसे ही बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया प्लस इक्वल टू, हमने लिख दिया माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू या फिर मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है? अब ये क्या होते हैं भैया? मैं बताता हूँ देखो, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर a
प्लस इक्वल टू 5, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने कर दिया a इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है? तो ये इसका मतलब होता है, ये लाइक अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, जो कि आप इनका यूज़ कर सकते हो किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है? और एक हमारा इसके अंदर ऐड कर लेना इक्वल टू भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है? तो आपको ये आई होप समझ में आ गए होंगे। जैसे ये प्लस वाला है ना, वैसे ही माइनस में क्या होता है कि अगर आपने a माइनस इक्वल टू 5 लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू a माइनस 5, ठीक है? तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, जब आप आगे प्रोग्रामिंग अच्छे से करोगे, तब आप काफ़ी इसका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा चौथे टाइप। और इसको प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हो कि आपने देखो यहाँ पर यूज़ किया है कि a इक्वल टू 10 आपने कर दिया, फिर आपने लिख दिया a प्लस इक्वल टू 5, यानी कि क्या हो गया कि a इक्वल टू हो गया हमारा a प्लस 5, यानी कि a की वैल्यू पहले से 10 थी और अब 5 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा फिफ्थ टाइप के ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे ज्यादातर यूज होते हैं लूप के अंदर, ठीक है? अभी तो यूज आपको नहीं ज्यादा दिखेगा इनका, पर लूप के अंदर आपको यूज दिखेगा इनका, ठीक है? जब आपको कोई भी सेम वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होता है 1 से, तो आप इसका यूज करते हो, या फिर डिक्रीमेंट करना होता है तब आप इसका यूज करते हो, ठीक है? तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में की वैल्यू एग्जीक्यूट होने से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है? फिर आपकी जो दूसरी है पोस्ट इंक्रीमेंट, आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होगी, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कोड के अंदर, सबसे पहले तो वही हेडर फाइल ऐड करनी है, फिर आपने मेन फंक्शन बनाना है, फिर उसके अंदर प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? तो आपने लिया x इक्वल टू 5, आपने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, x को वैल्यू दे दी 5, ठीक है? फिर आपने ये लिखा कि प्रिंट एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने दे दिया इंटीजर का, फिर आपने लिख दिया एक्स प्लस प्लस एक्स, ठीक है? पर यहाँ पर क्या लगाया आपने? प्री इंक्रीमेंट लगाया, ठीक है? तो यहाँ पर जब वैल्यू आपकी प्रिंट होगी ना, वो पहले ही आपकी प्लस हो जाएगी, ठीक है? मतलब कि ये पहले आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, फिर आपकी प्रिंट होगी, ठीक है? मतलब कि आपकी जो वैल्यू पहले 5 थी, वो यहाँ पर प्रिंट होगी 6, ठीक है? बट यहाँ पर आपने क्या किया? प्रिंट यहाँ पर x माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर माइनस होगी, ठीक है? जैसे कि आपकी वैल्यू कितनी थी? 6 थी, तो आपकी 6 ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? फिर वो माइनस हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है? फिर आप x को जब प्रिंट करोगे तो वो आ जाएगी कितनी? 5, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आउटपुट में भी लिखा हुआ है, पहले 6 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 5 आएगी, ठीक है? जैसा कि आपने एक बार ना प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर आउटपुट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। कि जैसे कि आपको दे देगा, जैसे कि इसका देखो क्वेश्चन इसका जो आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है? तो पहले आपको बोलेगा कि x की वैल्यू थी हमारी 5, ठीक है? फिर हमने कर दिया x को प्लस प्लस, फिर हमने प्रिंट कर दिया आउटपुट बताओ। फिर हमने कर दिया प्लस प्लस x आउटपुट बताओ, ठीक है? फिर हमने कर दिया x को माइनस माइनस आउटपुट बताओ। फिर हमने कर दिया माइनस माइनस x को आउटपुट बताओ। अब ये चारों का आपको आउटपुट बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप कैसे करोगे कि यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आपकी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है? तो पहले वैल्यू कितनी है? 5, तो ये प्रिंट हो जाएगी और अब वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है? तो वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब आया आपका क्या? प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर प्रिंट होगी, ठीक है? तो आपकी वैल्यू कितनी थी? 6 थी, ठीक है? अब आपने ये वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई और प्रिंट हो गई, ठीक है? तो अब 6 ही रहेगी। क्या होगा कि फिर क्या है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक है? पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर डिक्रीमेंट होगी, ठीक है? तो आपकी वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 प्रिंट हो गई और वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर क्या है कि प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है? पहले वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई, फिर वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, ठीक है? तो वैल्यू कितनी थी आपकी? 6 थी, ठीक है? और फिर माइनस करके कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। तो पहले 5 क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि 4 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आपका आउटपुट ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन अब आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है? अपने पेपर के टाइम पे माइंड थोड़ा पेपर की तरफ रखोगे तो भाई सही रहेगा, ठीक है? देखो इसी के हमारे क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बताओ ऑपरेटर और ऑपरेंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये पीवाईक्यूज के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि देखो मैं बताता हूँ। ऑपरेटर जो होता है हमारा वो सिंबल होता है जिसको हम परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन वेरिएबल्स पे यूज करते हैं, ठीक है? और हमारा जो ऑपरेंड होता है वो बेसिकली वैल्यूज होती हैं जिस पर जो हमारा ऑपरेटर है वो एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देकर आओगे कि ये जो है हमारा, यहाँ पर जो हमारा 10 है और जो 5 है वो क्या है? हमारे ऑपरेंड है। लेकिन जो ये प्लस वाला साइन है वो क्या है? हमारा ऑपरेटर है, ठीक है? ऐसा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बिटवाइज ऑपरेटर इन सी, ठीक है? ये भी हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ही है, लेकिन मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो बिटवाइज ऑपरेटर कुछ नहीं है, जब भी कोई हम क्या करते हैं? ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर लगा के परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, ठीक है? लेकिन जैसे कि हमारा 5 है, ठीक है?
जैसे कि हमारा 7 है, जैसे कि हमारा 8 है, तो हम इस पर क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये जो हमारे ऑपरेंड्स हैं ना, इनको पहले बिट बिट के अंदर, मतलब कि बिटवाइज़ के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बिटवाइज़ का मतलब क्या है कि मतलब ये बाइनरी के अंदर इसे कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उन बाइनरी के ऊपर फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा 5 का क्या होता है बाइनरी, 101 होता है, ठीक है? वैसे ही अब क्या करेंगे, इस 101 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? आपको पता है ना बाइनरी कैसे लिखते हैं? पहले आपको यार बाइनरी का पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको क्या करना है ना, पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे ऊपर लिखना है, ठीक है? जैसे कि आपको 5 लिखना है, ठीक है? तो 5 पहले देखो 0 कैसे लिखा जाएगा? 0 देखो ऐसे लिखा जाता है, 0, 0, 0 आपको पता है, ठीक है? अब 1 कैसे लिखा जाएगा? 1 का मतलब होता है 2 की पावर 0 यानी कि 1 आएगा फिर 0, 0, 0, 0 ये होता है हमारा 1। 2 कैसे लिखा जाएगा? 2 में हमारे 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा 1, 2 के अंदर बता रहा हूँ और 0, 0, 0 ऐसे हमारा क्या होता है कि 2 लिखा जा ये हमारा क्या होता है 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। ऐसे हमारे मतलब बाइनरी के अंदर जो डेसिमल में से नंबर जो है कन्वर्ट होते हैं बाइनरी के अंदर। अब अगर हमें 3 लिखना है तो 3 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 2 यानी कि 1 के अंदर आ जाएगा और 2 के अंदर आ जाएगा। फिर सब 0 हो जाएँगे, ठीक है? अब अगर हमें 4 लिखना है तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0, 0 आएगा। तो ये मैं आपको पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ना आगे जाकर क्या होगा कि हेल्प होगी इसके अंदर, ठीक है? कैसे हेल्प होगी जल्दी से बताता हूँ। अब देखो बिटवाइज़ ऑपरेटर की आप डेफिनेशन पढ़ो। बिटवाइज़ ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन एट द बिट लेवल यानी कि क्या करते हैं ये 0 और 1 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दीज़ ऑपरेटर वर्क ओनली ऑन इंटीजर नॉट ऑन फ्लोट और डबल, ठीक है? मतलब कि फ्लोट डेसिमल वाले नंबरों पे ये काम नहीं करेंगे जैसे कि 1.12, 1.21 इन पे काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ इंटीजर पे काम करते हैं, ठीक है? 1, 2, 3 इन सब पर काम करते हैं होल नंबर पे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमने जो 5 को मैंने बताया था आप बाइनरी के अंदर कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो कि 101 आप यहाँ पर क्या करोगे कि सबको लास्ट में 8 तक तो लेकर चलोगे यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 0 और फिर मतलब कि जो आपके 1 लगते हैं यानी कि आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। यार मैं आपको है ना हार्ड नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा कि बाइनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है फिर मैं वीडियो बंद करके चले जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी समझने में। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस चीज़ को समझना है तब आपको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ये जो आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ना आगे जाके भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इसको कर लेना। अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो देखो एक होता है हमारा एंड, फिर होता है हमारा और, एक्सओर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है? और ये इन सब के क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, ठीक है? एंड का हमें पता है कि दोनों हमारी जो वैल्यू है ट्रू होनी चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब देखो ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है 1 और जो फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है? इतना समझ लो इसके अंदर बस। फिर आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है? अगर हमारी जो दोनों वैल्यू 1 है तो हमारा ये वाला ट्रू आएगा, ठीक है? अगर हमारी दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू 1 है, तो हमारा ये ट्रू आएगा, ठीक है? और एक्सओर में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू जो हैं, अगर सेम है, ठीक है? तो हमारा फॉल्स आएगा। अगर जो दोनों वैल्यू हैं, अगर हमारी अलग-अलग हैं, तो हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न 1 इफ बिट्स आर डिफरेंट मतलब कि अगर दोनों वैल्यू अगर अलग-अलग हैं, यानी कि 0 1 है, तो हमारा आ जाएगा ट्रू। अगर 0 0 है, तो फॉल्स आएगा, ठीक है? अभी मैं समझाता हूँ यार। है ना? बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा एंड। एंड का मतलब क्या है कि बेसिकली बोथ बिट्स आर मस्ट इन 1 फॉर द रिजल्ट टू बी 1, ठीक है? मतलब कि अगर दोनों बिट आपकी 1 है तो आपका रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है? जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडर फाइल ऐड कर ली, फिर आपने मेन फंक्शन लिख दिया, फिर आपने 2 वैल्यू ली a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3, ठीक है? फिर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर बिट वाइज़ ऑपरेटर यानी कि आपका जो एंड है, बिट वाइज़ एंड ऑपरेटर को आपने परफॉर्म किया ए एंड बी, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया ए एंड बी बी सॉरी आपने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया ए एंड बी। अब ए एंड बी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ए का क्या मतलब है 5 और बी का क्या मतलब है 3, ठीक है? अब देखो 5 को हम बाइनरी के अंदर कैसे लिखते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देखो, 5 को बाइनरी के अंदर ये लिखते हैं, ठीक है? और 3 को बाइनरी के अंदर ये लिखते हैं। मतलब कि 101 और 011, ठीक है? ये होता है हमारा 5 का तो होता है 101 और 3 का होता है हमारा 011, ठीक है? अब हम क्या करेंगे ना इसको बिटवाइज़ मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करके अब ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म होगा। कैसे होगा कि ये वाली वैल्यू देखो 11 है
तो 1-1 का क्या मतलब है? सेम है। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी कि 1 आएगा। 0 1 है, अलग-अलग है ना? मतलब कि 0 आ गया, इसके अंदर फॉल्स आ गया 1, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये दोनों क्या है? ये भी एक फॉल्स है, एक ट्रू है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो आंसर क्या आ गया आपका? 0 0 1, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। आप इसे डेसिमल के अंदर जब कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है? तो देखो आपका डेसिमल में क्या आ गया? 1 आ गया। वो ऐसे ही समझा कर आना है, ठीक है? अगर आपको ये बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आए एग्जाम के अंदर, तो आप ये जो डेफिनेशन है ये लिख कर आ सकते हो और ये प्रोग्राम याद कर लेना भाई, और क्या, ठीक है? समझना तो पड़ेगा, आगे जाके कहीं न कहीं तो समझना पड़ेगा आपको बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है हमारा बिटवाइज़ और, ठीक है? और में क्या होता है कि दोनों वैल्यू में से अगर कोई भी एक वैल्यू आपकी ट्रू है, तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 और 3 का हमने और किया है, ठीक है? तो देखो 5 की वैल्यू क्या होती है? 5 की वैल्यू होती है 101 और 3 की वैल्यू क्या होती है? 011, ठीक है? देखो इसके अंदर हमारा ये जो दोनों वैल्यू ट्रू है, तो मतलब ट्रू आ गया, यानी कि 1 आ गया। इन दोनों में से एक हमारे पास ट्रू है, ठीक है? एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो आ गया आपका ट्रू। एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो ट्रू आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 111, 111 का मतलब क्या होता है? आपकी वैल्यू होती है 7, ठीक है? 111, यहाँ से आपका आ गया 1, यहाँ से आ गया आपका 2 और यहाँ से आपका आ गया 4। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? आपका हो गया 7, ठीक है? समझ गए ना? आपको मैंने जो आगे पहले कॉन्सेप्ट बताया था बाइनरी वाला, वहीं से निकल रहे हैं ये, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिटवाइज़ एक्सओर। एक्सओर में क्या होता है? अगर हमारी दोनों वैल्यू अलग-अलग हैं, ठीक है? अलग-अलग हैं तो आपका आएगा ट्रू, अगर सेम है तो आएगा आपका फॉल्स, ठीक है? तो देखो हमने 5 और 3 का क्या किया? एक्सओर किया, ठीक है? तो देखो 5 की वैल्यू क्या होती है? 101 और 3 की वैल्यू क्या होती है? 011, ठीक है? अब इसका क्या करो? एक्सओर करो। तो देखो 11 कितना हो गया? दोनों क्या है? सेम है, तो मतलब कि 0 हो गया। 01 कितना हो गया? दोनों अलग हैं, यानी कि ट्रू आएगा। ये भी दोनों अलग हैं तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो 1 1 0 आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? 4 और इसका मतलब हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया डेसिमल के अंदर अगर आप करोगे कन्वर्ट, ठीक है? तो आई होप आपको एक्सओर भी समझ में आ गया होगा। एक्सओर की ना आप टेबल याद कर लो, ठीक है? मतलब कि देखो अगर आपका ट्रू ट्रू है तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। अगर आपका फॉल्स फॉल्स है तो आएगा आपका आंसर फॉल्स। अगर ट्रू फॉल्स है तो आपका आंसर आएगा ट्रू। अगर फॉल्स ट्रू है तो आपका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है? आप ट्रू को तो रिप्लेस कर दो 1 से और जीरो को फॉल्स को रिप्लेस कर दो 0 से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? आ गया यार, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट इसके ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा बिटवाइज़ नॉट। नॉट क्या करता है? कुछ नहीं है, 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना देगा। ठीक है? सो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 5 के साथ, ठीक है? तो देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा कि 5 पर क्या कर दो, नॉट को परफॉर्म करो, बिटवाइज़ नॉट को। तो हमने यहाँ पर a के अंदर पहले वैल्यू को 5 को असाइन कर दिया, फिर हमने a के ऊपर क्या कर दिया, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारा 5 होता है, वो ऐसे बाइनरी के अंदर रिप्रेज़ेंट होता है, ठीक है? 0 0 0 फिर 0 1 0 1, ठीक है? ऐसे रिप्रेज़ेंट होता है। तो ये नॉट के अंदर क्या होगा ना, 1 1 1 1 1 और 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे रिप्रेज़ेंट हो जाएगा आपका बाइनरी के अंदर और जब इसको आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो इसका आंसर आएगा -6, ठीक है? तो अभी मैं आपको नेगेटिव वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि नॉट क्या करता है कि 1 को 0 बना देता है और 0 को 1 बना देता है, ठीक है? ये वाला जो आंसर है आप याद भी कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 5th हमारा लेफ्ट शिफ्ट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, शिफ्ट बिट टू द लेफ्ट। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है कि ए एक ए इक्वल टू कर दिया हमने 5, ठीक है? और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि एक हमारी जो बिट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो देखो 5 का क्या मतलब होता है? 5 का मतलब होता है 0 0 0 0 0 1 0 1, ये 5 का मतलब होता है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये क्या होंगी, सारी की सारी जो बिट है, ठीक है? ये देखो ऐसे मैं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है? ये सारी की सारी क्या हो जाएँगी ना, एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएँगी, ठीक है? सो देखो, हाँ, ये। तो देखो ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो 0 है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ यहाँ पर, ठीक है? और ये वाला जो 0 है आगे वाले सारे यहाँ पर चले जाएँगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया 1। देखो आप बोलोगे भैया ये खाली बच गया तो यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट शिफ्ट होके। अब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो जब इसको आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है? इसको डेसिमल के अंदर 10 कहते हैं। अब हम लेफ्ट शिफ्ट यार समझ में आ गया ना? एक बार प्लीज़ कॉपी पेन में करके देख लेना, ठीक है? फिर आता है हमारा नेक्स्ट राइट शिफ्ट।
राइट शिफ्ट में जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट किया था 5 को, वैसे ही आप राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो देखो, अगर वहाँ पे जैसे 1 लिखा था, अगर 2 लिखा होता तो 2 बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते, ठीक है? और अब वहाँ पर 1 लिखा था तो हमने 1 को किया। तो देखो यहाँ पर क्या था कि राइट शिफ्ट में क्या होगा कि हमारी जो शिफ्ट होंगी बिट वो राइट की तरफ होंगी, यानी कि राइट की तरफ होंगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू है 5 और 5 को क्या कर दो, राइट शिफ्ट कर दो 1, ठीक है? तो कैसे करेंगे, 5 की जो वैल्यू कितनी होती है, 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है? तो ये होती है हमारी, ठीक है, वैल्यू, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि अब हम राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट कैसे होता है भाई? राइट की तरफ हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो देखो, ये वाली जो 0 है, वो तो यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो 0 है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 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 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आपका बाहर चले जाएगा। मतलब कि 1 खत्म भाई, गया, ठीक है? और यहाँ पर आप 0 ऐड कर दोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है आपकी 2, ठीक है? डेसिमल के अंदर इसकी वैल्यू होती है 2। समझ में आ गया? ऐसे होता है राइट शिफ्ट। अगर आपकी 2 लिखा होता जैसे कि यहाँ पर A और यहाँ पर राइट शिफ्ट 2 लिखा होता, तो आप 2 बिट को क्या कर देते? शिफ्ट कर देते। तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाता और सारी सारी जो वैल्यू है उधर चली जाती, ठीक है? तो ऐसे होता है राइट शिफ्ट। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, है ना? तो ये होते हैं हमारे क्या, बिटवाइज़ ऑपरेटर। आई होप आपको यार बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन आया था हमारा पीवाईक्यू के अंदर, वैसे तो बिटवाइज़ ऑपरेटर काफ़ी बार पूछा जाता है, पर इस क्वेश्चन के अंदर बिटवाइज़ ऑपरेटर तो पूछे गए हैं, पर उसके साथ ना हमें ये भी बोला गया है कि फाइंड करो इन वैल्यू जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उनका आंसर क्या आएगा? अब देखो, इसका आंसर आप ही बता दोगे, ठीक है? पहले तो देखो, ये वाली सबको ना आप खुद करके देखो कि इनका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, इसे पहले ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर पहले मैं आपको कर रहा हूँ। 10 को 2 बार हमें क्या करना है? ये क्या है हमारा? राइट शिफ्ट है, ठीक है? इस तरफ एरो बना है ना, तो राइट शिफ्ट करना है। 2 बार करना है, ठीक है? तो पहले क्या करो, 10 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है? तो जब आप 10 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है? 0 0 0 0, है ना? 1 0 1 0, ठीक है? तो ये आपकी वैल्यू आएगी 10 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके। अब यार बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना प्लीज़ देख लो। 2 की 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है? और आप 10 को प्लस करके देखो कि कैसे प्लस करके बनेगा, ठीक है? तो देखो 10 कैसे बनता है? कुछ नहीं है कि आपकी जो वैल्यू ये है ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है? तो 2 की पावर 3 के आगे आ गया 1 और कितना, 8 के अंदर 2 और ऐड करना है, यानी कि 2 की पावर 1। तो यहाँ पर आ गए 1 1 और सबको क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये आपका बाइनरी के अंदर आ गया, ठीक है? समझ गए? अब इस क्या करना है हमें, बाइनरी को, अब हमें क्या करना है, बाइनरी को कन्वर्ट कर लिया, अब हमें ऑपरेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है? तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 2 बिट को क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, ठीक है? तो ये जो 2 बिट है इनको भाई आगे ले आओ, ठीक है? और ये जो दोनों बिट हैं ये आगे चली जाएँगी, ये इनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा ये बस बन गया। अब इसको भाई करके देख लो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो आंसर आ गया आपका 2। डेसिमल, बाइनरी है ना? बाइनरी को डेसिमल में करके, ये आपका आंसर आ गया। अब देखना है आपको 20 को करके देखना है, लेफ्ट शिफ्ट 2 बार, ठीक है? तो पहले 20 को क्या कर दो, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका आएगा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके। जब आप इसे 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे, इस तरफ करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे, ठीक है? तो आपका आंसर कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है? तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है आपका कि आपको ये जो क्या करना है, बिटवाइज़ एंड करना है, ठीक है? तो 25 और 30 को आपको बिटवाइज़ एंड करना है, तो दोनों को एंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 24, ठीक है? यार बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना आना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो 25 को हमने पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने 30 को बाइनरी के अंदर, देखो एक, हाँ, आपके पास कैलकुलेटर होता है ना, तो कैलकुलेटर से आपका डेसिमल से बाइनरी के अंदर आराम से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? एक बार देख लेना, आपका कैलकुलेटर से हो जाता है, आराम से हो जाता है, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है? उसमें बस मोड में जाकर बाइनरी में सेलेक्ट करो और जो बेस होता है ना, उसे बाइनरी के अंदर मतलब सेलेक्ट करना होता है बस। फिर आपका जो आंसर होता है जैसे कि 25 है, वो बाइनरी के अंदर आपको डायरेक्टली वहाँ पर शो कर देगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो ऐसे होता है। आप बाइनरी तो लिख ही लोगे ना, फिर 1 0 है, तो मतलब दोनों क्या है, अलग-अलग वैल्यू है। एंड के अंदर दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? एक फ़ॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही सबको करोगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा बिटवाइज़ और, और में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, फिर आपका आंसर आप ट्रू दे देते हो, ठीक है? जैसे कि आपका 1 और 0 है, यानी कि 1 क्या है, ट्रू है, तो ट्रू आ गया आपका आंसर। ऐसे ही 0 और 1 है तो ट्रू है, तो 1 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सब करोगे तो 31 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो कितना ईज़िली सारी चीज़ें हो गई।
अब देखो यार प्लीज, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, एक बार देख लेना कैलकुलेटर से कैसे डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वरना कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना दूं, आपको कन्वर्ट करके दिखा दूं, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, कि एक प्रोग्राम लिखो भाई सी का, कि कैसे चेक करोगे किसी नंबर को वो इवन है या ऑड है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इवन और ऑड को आप वैसे तो चेक कर सकते हो कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो भाई इवन है, अगर 2 से नहीं हो रहा तो ऑड है। तो आप बिटवाइज ऑपरेटर का कैसे यूज करके कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि आप किसी भी नंबर को अगर आपको इवन बनाना है तो उसकी जो लास्ट बिट होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर ना आपका इवन है तो उसकी जो हमेशा बाइनरी की जो लास्ट बिट होगी ना वो हमेशा जीरो होगी, ठीक है। और कोई भी ऑड होगा तो उसकी लास्ट बिट जो होगी बाइनरी की वो हमेशा वन होगी, ठीक है, क्योंकि टू की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो अगर वहां पर जो वन आ रहा है तो भाई वो होगी आपकी ऑड, अगर जीरो है तो वो आएगी आपकी इवन। उसको चेक कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर आप एंड कर दो वन के साथ, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप वन के साथ एंड कर दो, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका जो रिजल्ट है अगर वन आ गया तो वो मतलब ऑड है। अगर वो जीरो वन नहीं आया तो आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। कोई भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो इवन है या वो ऑड है, ठीक है, अगर आप उस नंबर को एंड कर देते हो उसके साथ वन के साथ, ठीक है, और इसका आंसर अगर आपका वन आ जाता है यानी कि ट्रू आ जाता है, तो इसका मतलब है वो क्या है, हमारा नंबर ऑड है। अगर ये आप कर देते हो उसके साथ और फिर उसके अंदर जो आंसर आता है वो आता है आपका फॉल्स, ठीक है, जीरो आता है, तो उसका मतलब क्या है, वो आपका इवन है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, प्रोग्रामिंग के अंदर जल्दी से करोगे और आपका जो आंसर है आप बिल्ड कर लोगे, ठीक है, जो आपका कोड है। तो देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले एक इंटीजर लिया नम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि देखो आप अपने आप भी नंबर दे सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप पेपर के अंदर ये जो है ना इनपुट लो, ठीक है, मतलब कि यूजर से आप इनपुट लोगे। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो आपने लिख दिया प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर है भाई एंटर करना है, ठीक है। और स्कैन एफ से लेते हो आप इनपुट यूजर से, ठीक है। तो आपको स्कैन एफ से क्या लेते हो, आप इनपुट लेते हो यूजर से। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना होता है, जो भी आप टाइप का इनपुट ले रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हो और किस वेरिएबल के अंदर आपको इस वैल्यू को स्टोर करना है, तो आप यहाँ पर लगा देते हो नम और यहाँ पर लगा देते हो आप एम%, ठीक है। इसको हम एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देते हो आप, एम% लगा देते हो नम। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी जो वैल्यू इनपुट के अंदर यूजर देगा वो नंबर के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। नम के अंदर जैसे कि हमने इनपुट कर दिया, यहाँ पर क्या किया, सेवन किया है, तो सेवन आपका इनपुट के अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इफ और एल्स का यूज करोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इफ और एल्स, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इफ के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर कंडीशन लिखते हो, ठीक है। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट चल जाता है, ठीक है। अगर नहीं होती तो आपका एल्स वाला स्टेटमेंट चल जाता है। तो देखो आपने यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि जो भी नंबर है उसको बिटवाइज एंड कर दो ए के साथ, वन के साथ, ठीक है। तो जैसे कि आपका सेवन आया था, ठीक है, सेवन को बाइनरी के अंदर जल्दी से कन्वर्ट करो, तो ये होता है, ठीक है, आपका बाइनरी के अंदर सेवन। और वन क्या होता है आपका बाइनरी के अंदर, जीरो जीरो वन, ठीक है। इसको क्या कर दो, एंड कर दो। अब इसको एंड करो, जल्दी से एंड करो। ये क्या आ गया, ये आ गया वन, और ये क्या आ गया, वन। वन वन कितना होता है, यानी कि बराबर है, यानी कि ट्रू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, ट्रू आ गया इसका आंसर। तो ट्रू का क्या मतलब है कि आपका जो नंबर है वो क्या है, ऑड है। तो देखो आपका नंबर तो ऑड ही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या, अगर एल्स ऐसा नहीं होता तो क्या आ जाता, इवन आ जाता, ठीक है। जैसे कि अगर हम टू को करें, टू का क्या होता है, जीरो वन जीरो, ये होता है टू का, ठीक है। और वन का कितना होता है, जीरो जीरो वन, ठीक है। अगर हम इसका एंड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। इसका आंसर जीरो आ गया। तो फॉल्स का क्या मतलब है कि नंबर हमारा इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्या,
टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? तो बहुत बार पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंस ऑर्डर एंड एसोसिएटिविटी। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी किसी भी ऑपरेटर की, ठीक है? और एक्सप्लेन बिटवाइज एंड टर्नरी ऑपरेटर्स इन डिटेल। बिटवाइज आपको समझ में आ गए सारे। अब हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, और ये भी पूछा जाता है कभी कभी इसको ऐसे कि डिफाइन करो कंडीशनल ऑपरेटर विद एन एग्जाम्पल। तो कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर एक ही बात होती है, वो क्या होते हैं वो देखो, ठीक है? तो देखो, कंडीशनल ऑपरेटर कुछ नहीं होता, कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? तो इसके अंदर ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क और ये जो कॉलन है, ठीक है, ये जो कॉलन है ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है? that evaluate a condition and return one of two values based on whether the condition is true or false, ठीक है? तो ये क्या करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, बेसिकली हमारे ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो कि कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है? अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है, तो ये चल जाएंगे। अदरवाइज जो दूसरा वाला वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, ठीक है? तो देखो, A conditional operator is a shorthand way of writing if else statement। जैसे कि अभी हमने if else देखा था ना, कि मतलब हमने if के अंदर ये कंडीशन डाल दी, अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक चला दो, अदर क्या करो कि नेक्स्ट वाला ब्लॉक चला दो अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है? उसी का ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, ठीक है? कैसे ऑपरेटर है, ये तीन ऑपरेंड लेता है, ठीक है? इनपुट के अंदर एक तो ये कंडीशन लेता है, ठीक है? और एक ट्रू वैल्यू, अगर वैल्यू ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर ये वाली फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये ऑपरेटर ऐसा होता है, सबसे पहले आपको कंडीशन डिफाइन करनी होती है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा, अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन टू चल जाएगा, ठीक है? तो देखो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के आपके जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ था, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि आपको इसका आउटपुट बताना था, ठीक है? तो देखो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है, ठीक है? जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक डेटा टाइप लिया इंट और वेरिएबल ए, ठीक है? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, और ए के अंदर आपने वैल्यू दी है 10 और बी के अंदर आपने वैल्यू दी है 20, ठीक है? तो देखो ए के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 10 और बी के अंदर वैल्यू हो गई 20। अब आपको ये लिखा हुआ है कि इंटीजर जो मैक्स हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर ऐसे लिख दिया, भाई ये क्या हो गया? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपकी कंडीशन लिखी हुई है ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखो यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है कि क्या हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या ऐसा है? अगर है तो कर दो मैक्स इक्वल टू ए, अदरवाइज नहीं है तो कर दो मैक्स इक्वल टू बी, ठीक है? बस इतना लिखा हुआ है। तो आप बताओ कि 10 और 20 में कौन बड़ा है? बी बड़ा है, 20 बड़ा है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो तो फॉल्स हो गई ना, कि ए तो हमारा बड़ा ही नहीं है बी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैक्स इक्वल टू ए की बजाय मैक्स इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी कि मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो हमने ये जो पूरा कोड लिखने की बजाय इतने से क्वेश्चन, इतने से आंसर के अंदर हमने ये देख लिया कि दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से, ठीक है? तो आपको यार ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, ठीक है? देखो यहाँ पर मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि जो हमारी कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू हो जाती है तो मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ए, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो मैक्स इक्वल टू हो जाएगा बी। लेकिन जो हमारा मैक्स है वो 20 इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो ए है वो बी से बड़ा नहीं है, ठीक है? फॉल्स है। टर्नरी ऑपरेटर आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अगर कभी भी पूछा जाता है तो मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ पर कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी बताओ, ठीक है? प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता क्या है, ठीक है? मैं आपको जल्दी से पहले एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा ये लिखा है, कंप्यूटर को तो देखो ये भी कर सकता है कि पहले वो 10 प्लस 5 कर दे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और फिर वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 30 आंसर आ जाएगा। पर कंप्यूटर को ऐसा भी तो लग सकता है कि पहले मैं 10 इंटू 20 कर दे, पहले मैं 10 इंटू 5 इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है? कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा आंसर। फिर क्या करता हूँ कि 10 इंटू 10 प्लस 5 कर देता हूँ, ठीक है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आंसर तो भाई अलग अलग आ गए। तो हमारा जो ऑर्डर है कि हमारे ये जो है ना प्लस माइनस ये जो ऑपरेटर हैं वो किस तरीके से इवोलेट होंगे, कौन से ऑर्डर के अंदर ये एग्जीक्यूट होंगे, वो हमारा जो ऑर्डर होता है वो हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के साथ देखते हैं, ठीक है?
लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे कि आप बताओ कि 2 ऑपरेटर की अगर सेम प्रेसिडेंस है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आ गया आपका कि 10 -2 -8 ठीक है? ऐसा आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो अब भाई दोनों तो सेम है। क्या मैं 10 -2 करूँ पहले, है ना? कि पहले मैं अगर 10 -2 करता हूँ तो 8 आएगा, 8 -8 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? क्या मैं क्या करूँ पहले 2 माइनस 8 करूँ और फिर मैं माइनस करूँ इसके साथ 10 के साथ, ठीक है? अगर मैं -2 ऐसे करूँगा तब भी मतलब कि आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन मैं इस तरफ से चलूँ या फिर मैं इस तरफ से चलूँ, ठीक है? तो ये कौन बताता है? ये एसोसिएटिविटी बताती है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि कभी-कभी अलग-अलग ऑपरेटर की भी जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, ठीक है? जब ऐसा होता है ना कि दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, तो हमें लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट चलना है, वो पहले से डिफाइन होता है, रूल्स हमारे डिफाइन होते हैं, ठीक है? तो वही रूल्स हमारे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस होता है, ठीक है? सो देखो यहाँ पर, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है पूरा टॉपिक। प्रेसिडेंस क्या होता है? कुछ नहीं है। प्रेसिडेंस डिफाइन द ऑर्डर इन व्हिच ऑपरेटर आर इवैल्यूएट इन अ एक्सप्रेशन, ठीक है? हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आर इवैल्यूएट फर्स्ट, ठीक है? जिसकी ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस होगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमने 10 + 5 × 2 का एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर क्या है कि हमारा जो मल्टीप्लाई है ना, उसकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा प्लस वाले से, ठीक है? तो पहले 5 × 2 होगा और फिर हमारा 10 + 10 होगा, ठीक है? समझ में आ गया? अब हम एसोसिएटिविटी देखते हैं, तो एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन बताता है, ठीक है? बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से मतलब कि जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? देखो, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कभी किस ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस आ जाती है तो किस डायरेक्शन में आपको चलना है, ठीक है? तो देखो, इट कैन बी लेफ्ट टू राइट और इट कैन बी राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो, पहला हमारा लेफ्ट टू राइट कब होता है? ऑपरेटर आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 -5 -2, तो ये क्या होंगे? हमारे चलेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है? लेकिन ये जो राइट टू लेफ्ट है वो पहले से डिफाइन है। अभी मैं आपको टेबल दिखाऊँगा उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन है। और अगर इक्वल टू वाला आता है तो ये चलेगा कैसे? राइट टू लेफ्ट, ठीक है? ये इक्वल टू भी तो सेम है। A इक्वल टू B और B इक्वल टू 10। अब आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और एसोसिएटिविटी क्या होती है, ठीक है? लेकिन ये जो सारे रूल्स हैं, वो कैसे मतलब डिफाइन हुए हैं मतलब कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं ना, तो सबके लिए बहुत सारे मतलब रूल्स होंगे अलग-अलग क्योंकि टेबल जो है ना ये, इससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। तो देखो ये वाली जो टेबल है ना प्लीज़ यार आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर है ना सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, वो इन ब्रैकेट्स का होता है, ठीक है? हाँ, ये जो ब्रैकेट्स है ना ये जो राउंड ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये कुछ हमारे मेंबर स्ट्रक्चर पॉइंटर्स हैं, ये हमारे यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, तब ये यूज़ होंगे, ठीक है? तो ये जो पैरेंथेसिस है ना, इनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर ये कभी-कभी ऐसा होता है कि ये 2 पैरेंथेसिस एक साथ आ गए, ठीक है? तो आप इन दोनों में से किसको पहले एग्ज़ीक्यूट करोगे, ठीक है? तो इसमें लगती है एसोसिएटिविटी, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अगर जैसे कि ये वाला ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट साथ में आ गए, ठीक है? तो पहले कौन-सा एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? तो आप देखोगे लेफ्ट टू राइट कि मतलब इसमें से कौन-सा लेफ्ट में पहले आ रहा है। जैसे कि अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो ये वाला पहले एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और फिर ये वाला एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। अभी ऐसे ब्रैकेट से समझ नहीं आएगा, आपको अभी मैं जब ऑपरेटर लूँगा तब समझाऊँगा, ठीक है? ये हमारा होता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यूनरी, प्लस, माइनस, फिर हमारा नॉट हो गया, फिर हमारा नहीं ये तो हमारा होता है कि लॉजिकल नॉट और ये होता है बिटवाइज़ नॉट, ठीक है? ये हमारे टाइप फंक्शन हो गए। ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि काफ़ी सारे हैं मतलब अभी आपने जितने पढ़े हैं ना इसमें से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट अब बस आपको वो पता है तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा ये मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस, ठीक है? इन तीनों की जो प्रेसिडेंस होती है ना वो सेम होती है, ठीक है? तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, इन तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। जैसे कि अगर आपका ये लिखा हुआ है कि 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है? अब ये क्या हो गया कि ये जो मल्टीप्लाई है वो दोनों सेम है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो आप इसे एग्ज़ीक्यूट कैसे करोगे? आप पहले 5 इंटू 3 करोगे या फिर 3 इंटू 2 करोगे? तो आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले आप लेफ्ट साइड से चलोगे, पहले आप 5 इंटू 3 करोगे, ठीक है? फिर आपका कितना आएगा 15 आएगा, फिर आप करोगे यहाँ पे 15 इंटू 2 यानी कि आएगा आपका 30, ठीक है? इस तरीके से चलेगा। अभी तो आपको ज़्यादा नहीं लग रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका ये है कि 5 थोड़ा ब वैसा लेते हैं 25 डिवाइड बाय 5
एंड प्लस 2। प्लस भी नहीं यार, दोनों की सेम, सॉरी 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 प्लीज। हाँ, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि यहाँ पर है हमारा 25 डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अब आप देखोगे सबसे पहले क्या प्रेसिडेंस देखोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों दो ऑपरेटर है ना। तो देखो पहले डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई, तो आपने देखा यहाँ पे प्रेसिडेंस में तो भाई दोनों के सेम है, दोनों तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो अब मैं कैसे करूं? तो आपको यहाँ पर देखना है एसोसिएटिविटी, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलना है। पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है? डिवाइड आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले डिवाइड करना है, आंसर कितना आएगा? 5। और फिर आपको करना है क्या? मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा? 10। ठीक है, समझ गए? और अगर ऐसे ये होता कि 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर भी दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तब भी आपको क्या देखना है? एसोसिएटिविटी देखनी है। पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, 50 आ गया, फिर आपने डिवाइड कर दिया 5 से, आपका आंसर आ गया 10। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम होता है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का। फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है मल्टीप्लाई और प्लस, सॉरी माइनस और प्लस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और जो एडिशन होते हैं वो दोनों हमारे सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है हमारी कैसी? लेफ्ट टू राइट। यानी कि अगर हमारा 2 + 3 -1 लिखा है, तो दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो तो सेम है, लेकिन ये चलेंगे कैसे? लेफ्ट टू राइट। पहले हमारा ये एडिशन होगा और फिर हमारा ये सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन सारे ऑपरेट इन पूरी टेबल की क्या करो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? जितने ऑपरेटर आपसे याद हों, पर अच्छे से याद करना, जिससे कि मतलब गलत ना लिख कर आओ। अगर आपसे 1-2 ऑपरेटर छूट जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से याद करना, जिससे कि आप जितना लिखो उतना अच्छे से लिखो, ठीक है? अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा ये पहले मैं आपको एग्जांपल, ये जो था मैंने आपको बता दिया एग्जांपल, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों का, है ना? फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग इन सी। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये दूसरा टॉपिक है, यहाँ तक हमने पहला टॉपिक खत्म कर लिया। तो देखो जब भी हम कोई एक डेटा टाइप है, जैसे कि हमारा इंटीजर है, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? इंटीजर है। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, ठीक है, यानी कि 2.00 इसके अंदर डेसिमल लाने, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर हमारे पास 2.5 ये हमारा फ्लोट है, इसको हमें इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 बनाना है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर किसी भी वैल्यू को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो टाइप कन्वर्जन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा इम्प्लीसिट, यानी कि ये क्या होता है कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो अपने आप कर देता है। मतलब कि उसे लगता है कि ये वाला जो डेटा टाइप है वो इसके अंदर जाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली कर देता है। लेकिन जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा एक्सप्लिसिट। इसमें क्या होता है कि यूजर जो हम है वो खुद करते हैं, कि हमारी जो मर्जी है हम उस टाइप का डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी आपको टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन के अंदर डिफरेंस पूछा जाए, तो टाइप कन्वर्जन को ही आप इम्प्लीसिट कह सकते हो और टाइप कास्टिंग को आप एक्सप्लिसिट कह सकते हो। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इन सी इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो ये जो टाइप कन्वर्जन होता है वो दो टाइप का होता है, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट, दोनों मैंने आपको बता दिए। इसका क्वेश्चन कैसे आता है ये देख लो। ये ऐसे आता है, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले जो 4 पेपर थे मैंने आपको दिखाए थे, वो चारों पेपर में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफरेंशिएट करना था दोनों के बीच में, फिर आपको इन दोनों का मतलब बताना था और इनके प्रोग्राम भी बताने थे, ठीक है? और फिर इन दोनों को इसको टाइप कन्वर्जन को डिफाइन करना था सूटेबल एग्जांपल के साथ, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन आए थे। अब देखो इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन को मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। तो देखो, ये हमारा अपने आप होता है कंपाइलर के थ्रू, और अकर व्हेन स्मॉलर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू लार्जर डेटा टाइप। जब आप कोई छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप के अंदर क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो, तभी अकर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा है ना वो लॉस नहीं होना चाहिए। अगर देखो कोई हमारा छोटा डेटा टाइप है, वो हमारा कन्वर्ट करेंगे हम लार्जर डेटा टाइप के अंदर, ठीक है? तो हमारा कोई डेटा है ना लॉस ना हो, इस वजह से हम ये जो कंपाइलर होता है ना, वो अपने आप ही टाइप कन्वर्जन कर देता है, ठीक है? इसके अंदर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही कर देगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ये देखो, हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले तो वही हेडर फ़ाइल आपको ऐड करनी है, ये वाली ना प्लीज़ कॉपी में लिख कर देख लेना। सबसे पहले आपने हेडर फ़ाइल ऐड की, फिर आपने मेन फंक्शन लिखा और फिर आपने क्या किया? इंट a इक्वल टू 10, ठीक है? आपने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर टाइप का a इक्वल टू 10, फिर आपने कर दिया फ्लोट b इक्वल टू 5।
तो देखो यहाँ पर जो हमारा फ्लोट बी है, वो हमारा जो बी है वो किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। लेकिन जो ए है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो अब हमें क्या करना है कि इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट है, तो ये अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। ए को हम कुछ कुछ नहीं करेंगे, ए हमारा अपने आप ही फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जब हम बी को हम प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 10.000, क्योंकि ये डेसिमल में रहती है ना फ्लोट की वैल्यू, तो इस तरीके से आएगी, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप मतलब एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा एक्सप्लिसिट, जिसको आप खुद करोगे। तो इसका एक सिंटैक्स होता है, जिस देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैन्युअली कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर यूजिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है? तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स होता है टाइप कास्टिंग का। सबसे पहले आपको जिस भी डेटा टाइप के अंदर वैल्यू को कन्वर्ट करना है, उसको आप लिखते हो, जैसे कि मैंने इंट लिख दिया। और फिर उसके बाद जिस भी आप वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं ए को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ए क्या हो जाएगा? इंटीजर के अंदर चले जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ठीक है? समझ गए? तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले हमने एक नंबर लिया, नम नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि हमारा फ्लोट टाइप का है, ठीक है? जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की 10.75, ठीक है? तो हमारा जो नम है वो इक्वल कितना है? 10.75 के, ठीक है? तो देखो अब हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा जो है इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हमने एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया और हमने यहाँ पे लिखा इंट। ये हमने देखो टाइप कास्टिंग कर रहे हैं अपने आप ही। यहाँ पे लिखा हमने इंट और लिखा नम। तो क्या हो गया, ये जो नम है ना हमारा इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो ये कितना हो गया हमारा? 10 हो जाएगा। जब हम इसे यहाँ पर आउटपुट के अंदर देखेंगे तो हमारा 10 आएगा, ठीक है? तो आपको यार ये समझ में आ गया होगा। ऐसे समझाकर आ सकते हो। अब इन दोनों के बीच में कभी-कभी डिफरेंस आ जाता है, तो देखो अगर कभी भी 7 नंबर के अंदर डिफरेंस आता है, तो आपको पहले इम्प्लिसिट बताना है, फिर उसका एग्ज़ाम्पल लेना है, फिर एक्सप्लिसिट बताना है, फिर उसका एग्ज़ाम्पल लेना है। फिर उसके बाद आपको ये वाली टेबल बनाकर आनी है, ठीक है? तो देखो इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है, कंपाइलर अपने आप करता है, एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर या फिर आप खुद करते हो, ठीक है? ये हमारा सेफ होता है, मतलब कि इसके अंदर डेटा जो है लॉस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो डेटा लॉस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, डेटा लॉस हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो 10.75 था वो फ्लोट था। आपने इसको क्या किया, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है? तो जैसे ही आपने कन्वर्ट किया ना इसे, तो ये हो गया 10। तो ये जो हमारा 0.75 था वो हमारा लॉस हो गया, ठीक है? ये हमारा ऑटोमैटिकली, और ये हमारा ऐसे एक हम सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, ऐसे होता है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल लिख देना और इसका एग्ज़ाम्पल लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी टॉपिक 3 कंडीशनल ब्रांचिंग, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है? इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इसके ऊपर आते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज़ कंडीशनल ब्रांचिंग? वैसे तो अभी आपने इफ एल्स देखा था तो आप समझ गए होंगे कि कंडीशनल ब्रांचिंग होती क्या है। कंडीशनल ब्रांचिंग इन सी अलो अस टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है? जैसे कि आपका एक पूरा प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि ये पूरा एक आपका प्रोग्राम है, ठीक है? लेकिन आपने ना क्या किया, इस प्रोग्राम को ऐसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ठीक है? ऐसे ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया, ठीक है? और ये ब्लॉक नंबर 2 हो गया। आपने ऐसे अपने कोड को क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब आप क्या चाहते हो कि कोई कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाए, ठीक है? कोई हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ब्लॉक 1 को एग्ज़ीक्यूट कर देना। अगर हमारी वो कंडीशन क्या हो जाए, फ़ॉल्स हो जाए, ब्लॉक 2 का एग्ज़ीक्यूट कर देना, ठीक है? तो ये चाहते हो। तो आप ये जो है ना, ये जो आप चाह रहे हो, वो आप किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, वो आप कंडीशनल ब्रांचिंग के थ्रू एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? मतलब कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि ये वाली कंडीशन चले तो ये वाला ब्लॉक चला देना और ये वाली कंडीशन ना चले तो ये वाला ब्लॉक चला देना। और अगर आप इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहो, मतलब कि आपके पास ऐसी कंडीशन है कि अगर ये ट्रू है तो ठीक है, ये वाला ब्लॉक चला दो। अगर ये ट्रू नहीं है, तो दूसरी जो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चला दो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स वाली कंडीशन चला दो। ठीक है? समझ रहे हो? आप इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि है ना, आप इसके अंदर बहुत अच्छा यूज़ एक इवन और ऑड का बताऊँ, तो देखो आपके आपको किसी भी नंबर को चेक करना है कि क्या नंबर हमारा इवन है या फिर हमारा नंबर जो है वो ऑड है, ठीक है? तो आप क्या कंडीशन लगाओगे कि अगर हमारा जो नंबर है, अगर हम उसे मॉडुलस करें यानी कि उसका रिमाइंडर 2 के साथ निकालें, ठीक है? मतलब कि अगर आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है? अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो क्या करना, ये वाला ब्लॉक चला देना, लिख देना नंबर इक्वल टू क्या है? इवन है, ठीक है? और अगर ऐसा ना हो तो एल्स चला देना जिसके अंदर लिख देना नंबर इक्वल टू ऑड। मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो नंबर क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड चला देना। तो देखो ये वाली कंडीशन आप कितने अच्छे से इस वाले फॉर्मेट के साथ कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो बेसिकली 5 तरीके की ये कंडीशनल ब्रांचिंग होती है। सबसे पहला होता है हमारा इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर आप सिंगल कंडीशन होती है। फिर आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट 2 कंडीशन हो गई। फिर आता है आपका नेस्टेड
इफ एल्स कंडीशन, मतलब कि आप एक इफ के अंदर और कंडीशन लगा दो, ठीक है? फिर आता है आपका इफ एल्स इफ कंडीशन लैडर, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन आ जाती हैं। फिर आता है आपका स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? तो देखो ये पांचों मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक करके बताऊंगा, सबके साथ एग्जांपल लूंगा और जो भी पीवाईक्यू आया वो भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले आता है हमारा इफ स्टेटमेंट, ठीक है? तो इफ स्टेटमेंट कुछ नहीं है, काफी इजी है, जल्दी से बताता हूँ। तो देखो, अरे यार खुल जा भाई, खुल जा। हाँ, यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू। मतलब इसके अंदर भाई एक ही काम है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले ब्लॉक को चला दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप इसके अंदर मतलब एल्स वेल्स नहीं दोगे, आप बस इफ दोगे, ठीक है? तो देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको पहले इफ लिखना होता है और फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये वाला जो ब्लॉक है वो चल जाएगा, अदरवाइज अगर ट्रू नहीं है तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है? आपका कोड बंद हो जाएगा, ठीक है? ये मतलब कि आगे बढ़ जाएगा। अब इसका एक प्रोग्राम लेते हैं, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि नंबर अगर हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा प्रिंट कर दो पॉजिटिव, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या किया, नम इक्वल टू 10 ले लिया और हमने चेक कर लिया अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है, तो ये वाला ब्लॉक चला देना। तो ये वाला ब्लॉक चल गया, है ना? नंबर हमारा 10 है तो 0 से बड़ा है, तो ब्लॉक चल जाएगा, क्या चल जाएगा? द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो हमारा आउटपुट में क्या आ गया? द नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हमारा जो नम है वो अगर हम 0 डाल देते, ठीक है? या फिर हम -1 -2 डाल देते, तो हमारा क्या आ जाता? कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक एक ही तो ब्लॉक है, अगर ये नहीं चलता तो आगे बढ़ जाता, रिटर्न 0 हो जाता, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा इफ एल्स। ज़्यादा आप इफ का यूज़ नहीं करोगे, आप ज़्यादा अगर इफ एल्स का या फिर लैडर का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं है, यूज्ड व्हेन वी हैव टू पॉसिबल आउटकम। देखो, जैसे कि हमने पॉजिटिव चेक किया था, अगर हमें चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है? और कोई कंडीशन नहीं है और कोई मतलब आउटकम नहीं है, बस 2 आउटकम है, या तो जैसे कि आपके कॉइन है, ठीक है? या तो हेड हो या तो टेल हो, ठीक है? तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको इसके अंदर क्या करना है कि आपको सबसे पहले इफ लिखना है, इफ कीवर्ड। फिर आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है, जो भी आपकी कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो गई तो आपका ये जो इफ वाला ब्लॉक है वो चल जाएगा, अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स में जाकर वो चल जाएगा। जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव नंबर चेक किया था, ठीक है? तो पॉजिटिव नंबर के अंदर हमने एल्स नहीं लिखा था, लेकिन हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे। देखो, यहाँ पर हमारा जो नम है वो है -5, ठीक है? हमने यहाँ पर लिखा कि इफ हमारा जो नंबर है वो अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव प्रिंट कर देना, मतलब कि ये वाला ब्लॉक चला देना। अगर वो हमारा नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक चला देना। मतलब कि क्या हो जाएगा कि नंबर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पर हमारा -5 है तो एल्स वाली हमारी कंडीशन चल जाएगी, हमारा नंबर कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे कि भैया अगर नंबर 0 भी तो हो सकता है, तो 0 वाली कंडीशन इसके अंदर हम कैसे चलाएँगे, वो अब नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है? तो देखो, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ठीक है? कि जैसे कि हमारा जो नंबर है वो 0 है, ठीक है? नंबर इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? यहाँ पर तो भाई क्या करेगा ना कि यहाँ पर नम प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बस ये चेक किया है कि अगर हमारा जो नम है वो 0 से बड़ा है, ठीक है? तो 0 जो है क्या हमारा 0 से बड़ा है? नहीं है 0 से बड़ा, तो वो सीधा एल्स में जाएगा और नेगेटिव प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? नेस्टेड इफ एल्स की, ठीक है? ये देखो, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इफ के अंदर या एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा दो, ठीक है? मतलब नेस्टेड है, एक के अंदर एक और आ जाए, तो उसका मतलब होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। वी कैन राइट इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर इफ एल्स फॉर मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है? तो देखो हमारा सिंटैक्स कैसा होता है, जैसे कि हमने इफ लिखा, फिर हमने कंडीशन लगा दी, फिर उसके अंदर हमने एक और इफ लिखा, फिर हमने कंडीशन लगा दी, फिर हमने इफ मतलब कि इसके अंदर हमने एक और इफ एल्स लिख दिया, एक इफ एल्स के अंदर, ठीक है? देख रहे हो ना? अब हम देखते हैं इसके प्रोग्राम को, ठीक है? तो देखो, हमने यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया था कि 0 हमें चेक करना है, तो देखो, यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो 0 है इक्वल टू, अगर हम इफ एल्स को लेते, सिंपल इफ एल्स को लेते, तो क्या आ जाता आंसर? नेगेटिव आ जाता, पर क्या 0 हमारा नेगेटिव है? नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी कंडीशन है? 3 आउटकम है, ठीक है? 3 आउटकम है। एक तो ये है कि नंबर हमारा पॉजिटिव हो सकता है, एक ये है कि नंबर हमारा नेगेटिव हो सकता है, एक ये है कि हमारा नंबर 0 हो सकता है, ठीक है? तो इन तीनों को अगर हमें चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमने चेक किया कि इफ हमारा जो नंबर है 0 से बड़ा है तो डायरेक्टली प्रिंट कर दो भाई पॉजिटिव, ठीक है? हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो एल्स के अंदर चले जाओ। तो हमने एल्स के अंदर क्या किया? एल्स के अंदर हमने लिखा इफ नंबर इज़ लेस देन 0, तो प्रिंट कर दो भाई नेगेटिव, ठीक है?
अगर हमारा नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ 0, ठीक है? तो अब इस वाले कंडीशन इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, इसे कहते हैं ड्राई रन, ठीक है? तो देखो हमारा नंबर क्या है? नंबर इक्वल टू है हमारा क्या? 0, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, ठीक है? इफ कंडीशन चेक करेगा क्या नंबर जो है हमारा वो 0 से बड़ा है? नहीं है। तो ये क्या कर देगा आगे बढ़ जाएगा, एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो एल्स के अंदर चेक करेगा कि क्या हमारा क्या देखो एल्स के अंदर चला तो गया है, अब एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन लगी हुई है कि क्या हमारा जो नंबर है वो 0 से छोटा है? हमारा नंबर 0 से छोटा ही नहीं है, 0 के बराबर है, तो ये भी कंडीशन फ़ॉल्स हो गई। तो क्या करो कि एल्स वाली कंडीशन चला दो, ठीक है? तो ये एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा? 0 प्रिंट हो जाएगा और हमारा नंबर 0 है। तो कितने अच्छे से ये वाला जो पूरा हमारा सिचुएशन थी वो एग्ज़ीक्यूट हुई और अच्छे से हमारा आउटकम आया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे जो लैडर क्या होता है, इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है? अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे कि अभी तो हमारे पास 3 ही थी, लेकिन 3 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, तो क्या आप नेस्टेड के अंदर अंदर-अंदर जाते रहोगे क्या? ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एल्स इफ लेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है इसके अंदर आप बेसिकली मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हो, ठीक है? तो कैसे करते हो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि अगर आपकी एक कंडीशन इफ के अंदर लिख दी, ठीक है? अगर ये एग्ज़ीक्यूट करनी है तो ये वाली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? फिर अगर आपकी एक और कंडीशन है, ठीक है? तो आपका क्या आ जाएगा एल्स इफ आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि आपने एल्स लगा रहे थे ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल्स इफ आ जाएगा और आप इसके अंदर भी क्या कर पाओगे कंडीशन को लिख पाओगे, ठीक है? इसके अंदर भी क्या कर पाओगे कंडीशन को लिख पाओगे। यहाँ पर आपने कंडीशन लिख दी, फिर आपका ये चल जाएगा। फिर अगर आपकी एक और कंडीशन है तो आपने एल्स इफ लगाया, फिर आपने यहाँ पर आप कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो, ठीक है? चलो देखते हैं एलसिफ के प्रोग्राम को। तो देखो ये वाला प्रोग्राम हमारा पेपर के अंदर आया था, ठीक है? तो इसको आप एलसिफ के साथ कर सकते हो। 2 प्रोग्राम है एलसिफ के मैं आपको करवा दिए, ठीक है? चिंता मत करो। तो देखो प्रोग्राम क्या था? देखो राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड्स एज़ पर फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेन परसेंटेज ऑफ अ मार्क एम आउट ऑफ 100। मतलब कि आपके मार्क्स 100 में से जितने आए हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेडिंग दी हुई थी और आपको प्रोग्राम लिखना था, ठीक है? सो मतलब किसी अगर बच्चे के 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके जो मार्क्स हैं, वो 90 से ज़्यादा हों या फिर 100 से कम हो या 100 के बराबर हो, तो दे देना भाई ए प्लस ग्रेड, ठीक है? अगर 80 से ज़्यादा हो या फिर 90 से कम हो या फिर 90 के बराबर हो, तो दे देना ए ग्रेड, ठीक है? और अगर आपके जो मार्क्स हैं, वो 70 से ज़्यादा हों या फिर 80 के छोटे हों या फिर 80 के बराबर हों, तो दे देना बी प्लस ग्रेड, ठीक है? अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से ज़्यादा हो या फिर 70 के बीच में हो, 70 के मतलब बराबर हो या फिर 70 से कम हो, तो दे देना बी ग्रेड, ठीक है? और अगर आपके मार्क्स जो है 50 से ज़्यादा हो या फिर 60 से कम हो या फिर 60 के बराबर हो, तो दे देना सी ग्रेड। और अगर आपके मार्क्स 50 से कम है या 50 के बराबर हैं, तो दे देना फेल। तो भाई हम हो गए फेल, ठीक है? समझ गए? यहाँ पर तो फेल हो गए। लेकिन मतलब ये कंडीशन के हिसाब से मैंने भी 50 ही लिया, फेल ही हो गए, ठीक है? कोई नहीं। समझ में आ गया होगा, ठीक है आपको? सो यहाँ पर ना अब इसका कोड समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है, डायरेक्टली कोड पे रन किया है, ठीक है? सो देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है ना, आपको कोई भी ना इनपुट लेनी है, ठीक है? तो इनपुट में आप पहले आपने मेंशन कर दिया है कि हमें जो इनपुट दो भाई, वो 100 के नीचे ही देना, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 ही देना, ठीक है? जो आपके मार्क्स आए हैं। हमने ले लिया एंटर ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 100। तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्क्स मिल जाएँगे आपके, ठीक है? तो आपके मार्क्स कितने आ गए? आपके जो भी मार्क्स आए हों आपने इनपुट कर दिए। जैसे कि आपने एंटर कर दिए मार्क्स 85, ठीक है? आपने 85 मार्क्स इनपुट कर दिए। फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपने जो भी कंडीशन यहाँ पर मिली आपको, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर जो भी आपको कंडीशन मिली हैं, आपको बस इन कंडीशन को उठाना है, इफ के अंदर लगाना है और जो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, वो रिजल्ट एज़ इट इज़ लिख देना है, ठीक है? प्रिंट में। ये देखो, हमारे पास पहली कंडीशन क्या गिवन थी कि हमारे जो मार्क्स हैं, वो या तो 90 से बड़े हों या तो 100 के बराबर हों या 100 से छोटे हों, ठीक है? तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए प्लस, ठीक है? आपकी ग्रेड कितनी आ गई? ए प्लस आ गई, ठीक है? फिर आपने क्या कर दिया एल्स इफ लगाया, मतलब कि लैडर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एल्स इफ लैडर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया इसके अंदर एक और कंडीशन लगाई कि अगर हमारे मार्क्स 80 से बड़े हों या 90 के बराबर हों या 90 से छोटे हों, तो भाई ए दे देना ग्रेड, ठीक है? ये हो गया। अब ये जो बैकस्लैश एन होता है ना, ये हमारा यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? मतलब कि अगर यहाँ पर जैसे कि आपने एंटर किया तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाए और फिर लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है?
फिर आता है हमारा एलसिफ, वापस हमने लिखा अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो 70 से ऊपर हों या 80 के छोटे हों, 80 से नीचे हों या फिर 80 के बराबर हों, यानी कि अगर 65 है, 80 है या 77 है, तो उसे कितनी दे दो ग्रेड, बी प्लस ग्रेड दे दो, ठीक है। और अगर आपकी जो मार्क्स हैं वो अगर आपके 60 से बड़े हैं या 70 से छोटे हैं या बराबर है तो दे दो ग्रेड बी, ठीक है। ऐसे ही ऐसे करके चले गए, और आपने लास्ट में अगर ये वाली कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं है तो भाई फेल कर दो, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो देखो ये ऐसे ऐसे कोड लिखा जाता है। कितना इजी कोड था ना, बिल्कुल। देखो एज इट इज जो भी डिट्टो था आपके टेबल के अंदर, आपने वही जो आपकी इफ एल्स कंडीशन थी उसके अंदर आपने पुट कर दिया, और आपका जो है कोड बन गया, ठीक है। समझ गए ना? बिल्कुल इजी है। और इसको मैंने आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, सीधा ब्राउज़र पे जाया करो और सी कंपाइलर आपने जैसे ही टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर सी कंपाइलर मिल जाएगा, ठीक है। पहले ही सी कंपाइलर को ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसे हटाओ, और जो भी आपका कोड है, ठीक है, उसे यहाँ पर रन कराना है आपको, ठीक है। पहले मैं इसे बिग स्क्रीन करके और यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखो, ये वाला कोड आपको तो समझ में आ गया होगा पूरा, मैंने जैसे आपको बताया। यहाँ पर हमने इनपुट ले ली, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर जो पहले हमें कंडीशन दी थी वो लिखा, और फिर वो उसका जो रिजल्ट था हमने इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमने सारी कंडीशन डाल दी, और लास्ट में फेल वाली हमने एल्स के अंदर डाल दी, कि मतलब भाई 70 के भी अगर आपके बराबर नहीं है नंबर, मतलब कि 50 से भी अगर आपके छोटे हैं, ठीक है, नंबर, तो आपको फेल ही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही रन करेंगे, जैसे ही इसे रन किया तो हमें क्या मिला कि एंटर ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 50 जैसे कि हमारे थे, और हमने एंटर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, फेल, एफ मिल गया, कि हम फेल हो गए भाई, ठीक है। और अगर मैं वापस से इसे यूज करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने 55 डाला, तो हमें कितने मिलने चाहिए, हमें मिलना चाहिए सी ग्रेड, ठीक है। तो हमने एंटर किया तो हमें क्या मिला, सी ग्रेड। तो हमारा जो कोड है वो काफी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमें ये वाला प्रोग्राम बनाना था, ठीक है। तो देखो, ये वाला प्रोग्राम ज्यादा हार्ड नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मैथमेटिक्स वाला लॉजिक है, ज्यादा कोई कोडिंग वाला लॉजिक नहीं है। कोडिंग में तो कुछ नहीं है, कि आपको ये जो कंडीशन गिवन है ये आपको डायरेक्टली इफ के अंदर पुट करनी है, और जो आपको ये रिजल्ट गिवन है ये आपको ब्लॉक के अंदर पुट करना है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी बिल को, ठीक है। एनर्जी बिल को आपको कैलकुलेट करना है किसके थ्रू, स्टार्टिंग और एंडिंग मीटर के थ्रू, ठीक है। जब भी मतलब कि घर में क्या होता है कि जो मीटर लगा होता है उसकी महीने से पहले रीडिंग ली जाती है। जैसे महीने के पहले उसकी 1000 रीडिंग थी, और 1 महीने के बाद में रीडिंग ली जाती है अगर उसकी जैसे 1500 रीडिंग थी। तो आपका जो कितना यूनिट यूज़ हुआ है वो यूनिट कितनी होती है, एंडिंग वाले को अगर हम माइनस कर दें स्टार्टिंग से, तो हमारी जितनी यूनिट यूज़ होती हैं हमें मिल जाती हैं, जैसे कि हमारी 500 यूनिट यूज़ हुई हैं, ठीक है। अब उन यूनिट के पर कितना पैसा लगा, ठीक है, जैसे कि हमें 500 यूनिट यूज़ हुई हैं, सो 500 यूनिट पे कितना पैसा लगा वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें वही दिया हुआ है कि हमारी अगर यूनिट 0 से लेकर 200 के बीच में, ठीक है, मतलब कि 0 हो या फिर 200 के बीच में हो, तो आपको चार्ज करना पड़ेगा 5.5 पर यूनिट, ठीक है। मतलब कि अगर 500 अगर 200 आपकी यूनिट है, ठीक है, या फिर 200 से नीचे आपकी यूनिट है, तो आपको चार्ज कितना करना पड़ेगा, 5.5, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर जो आपकी यूनिट है वो 200 से लेकर 400 के बीच में, मतलब कि या तो 200 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 400 से बराबर या छोटी हो, ठीक है। तो आएगा आपका कितना, 700 रुपए प्लस, मतलब कि आपको पहले तो 700 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और आपको 6 देने पड़ेंगे उसके ऊपर यूनिट के, मतलब कि 200 से जितनी भी आपकी ऊपर यूनिट है, यानी कि जैसे कि आपकी जैसे कि यूनिट है आपकी 400, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी यूनिट है 400, ठीक है। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सबसे पहले तो आपको देने पड़ेंगे 700 रुपए, ठीक है। और अब ये 200 से कितना ज़्यादा है? 200 से हमारा 200 ही ज़्यादा है, ठीक है। 200 तो आपके आपने 700 में डाल दिए, और 200 से कितना ज़्यादा है ये? 200 ज़्यादा है, तो प्लस करके कितना आ जाएगा, 200 इंटू 6, ठीक है। तो इतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, 700 प्लस 200 इंटू 6। अब हमारा दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, कि अगर जो आपकी यूनिट है वो 400 से लेकर क्या बोलते हैं, मतलब कि 400 से बड़ी हो या 600 के बराबर हो, तो आपको देने पड़ेंगे 1400 प्लस 7.5 रुपए पर यूनिट पे 400 से ऊपर। मतलब कि जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका जो यूनिट है वो है 600, ठीक है, तो उसका आपका बिल बनेगा 1400 रुपए प्लस, और वो 400 से कितना ज़्यादा है? 400 से 200 ज़्यादा है, ठीक है? तो 200, मतलब कि इसको 600 को माइनस कर लो ना 400 से, तो कितना आ गया? 200 आ गया। तो 200 इंटू 7.5, ठीक है? इतने आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है?
ऐसे ही हमें नीचे दिया हुआ है कि अगर भाई आप 600 से ऊपर पहुँच जाते हो, ठीक है? तो आपके कितने पैसे लगेंगे? तो अगर हमारे जैसे कि बिल हमारी यूनिट आ गई 1000 हमारी यूनिट आ गई 1000 ठीक है? तो हमें कितने पैसे लगेंगे? तो हमें सबसे पहले तो ₹1850 देने पड़ेंगे, ठीक है? और हमारा जो मीट यूनिट है वो 600 से जितनी ज़्यादा हो, यानी कि 600 से कितनी ज़्यादा है? 1000 कितनी ज़्यादा है 600 से? 400 यूनिट ज़्यादा है। तो 400 इंटू 9 ये हमारा बनेगा, ठीक है? इतने पैसे बनेंगे। तो समझ रहे हो ना कि मतलब इस हिसाब से आपको सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब आपको बस क्या करना है कोड लिखना है इसका, ठीक है? तो कोड कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोड आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको यूज़र से जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग मीटर की रीडिंग है वो ले लेनी है। फिर आपको जो टोटल यूनिट है वो आपको कैलकुलेट कर लेनी है एंडिंग यूनिट को माइनस करके स्टार्टिंग यूनिट से। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग थी 1000 और आपकी एंडिंग थी 1500 तो आपको माइनस करके कितनी मिल जाएँगी यूनिट? 500 ठीक है? तो ये आपकी टोटल यूनिट आ गई। तो इसके हिसाब से आपको बस चेक करना है कि अगर ये वाली सारी कंडीशन लगानी जो आपके ऊपर थी और उस हिसाब से आपको जो भी आंसर है वो लिखना है और फिर फाइनल आउटपुट को आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है? चलो देखते हैं। सो देखो यहाँ पर हमारा कोड है, अच्छे से देख लो। एक-एक करके चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आपको हेडर फाइल ऐड करनी है सब कोड के अंदर, फिर आपको मेन फंक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आपने 2 वेरिएबल बनाए, एक आपने बनाया स्टार्टिंग रीडिंग और आपने एक बनाया एंड रीडिंग, ठीक है? और आपने एक बनाया यूनिट, ठीक है? तो आपने 3 वेरिएबल बनाए, स्टार्टिंग, एंडिंग और यूनिट, ठीक है? 3 हो गए। अब देखो आप क्या करोगे कि आप जो बिल के लिए एक वेरिएबल बना लोगे फ्लोट टाइप का क्योंकि आपका जो बिल है वो मतलब कि 6.5 हो गया, 7.5 हो गया इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपकी जो वैल्यू है बिल की वो फ्लोट के अंदर आए, डेसिमल के अंदर आए, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कितने बेसिकली जो आपके जो वेरिएबल थे आपने कितने बना लिए? 3 तो आपने इंटीजर बना लिए, 1 आपने फ्लोट बना लिया फाइनल आउटपुट के लिए, ठीक है? अब आप क्या करोगे? यूज़र से इनपुट लोगे। आपने यहाँ पर स्टार्टिंग रीडिंग का इनपुट ले लिया, ठीक है? फिर आपने यहाँ पर एंडिंग रीडिंग का इनपुट ले लिया। फिर आपने अपनी जो टोटल यूनिट थी वो कैलकुलेट कर ली एंडिंग रीडिंग माइनस स्टार्टिंग रीडिंग से, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या मिल गई? यूनिट मिल गई, ठीक है? यूनिट मिल गई अब आपको। अब आप क्या करोगे? बिल कैलकुलेशन करोगे जो आपको दिया हुआ था उससे, ठीक है? सो अगर आपका जो यूनिट है वो अगर 200 से नीचे है या 200 से बराबर है, तो कुछ मत करो बिल इक्वल टू कर दो यूनिट इंटू साढ़े ₹5 ठीक है? इतना आपका बिल आ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? यही कंडीशन थी ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता, आपकी जो यूनिट है, वो अगर 400 से कम है या फिर 400 से बराबर है, तो क्या करो बिल इक्वल टू कर दो 700 प्लस यूनिट माइनस 200 मतलब कि जितनी भी आपकी यूनिट है वो 200 में से माइनस कर दो और क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? जैसा कि हमारे कंडीशन के अंदर गिवन था, ठीक है? तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से बिल इक्वल टू हो जाएगा अगर अगर 200 से बड़ी है या 400 से छोटी है, ठीक है? अगर देखो 200 से बराबर है या 200 से छोटी है, तो यहीं पर आपका बिल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है? समझ गए? अब आपकी जो बिल है, आपकी जो यूनिट है, अगर 600 से बराबर हो, या 600 से छोटी हो या फिर 400 से बड़ी हो, क्योंकि यहाँ पर तो 400 तक तो यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर 400 से बड़ी हो और 600 से छोटी हो और या 600 से बराबर हो, ठीक है? 3 मतलब चीज़ें हैं। तो क्या होगा कि बिल इक्वल टू हो जाएगा 1400 प्लस यूनिट माइनस 400 मतलब 400 से कितनी छोटी है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 7.5 से, ठीक है? तो देखो कितना ईज़ी कोड है। ऐसे ही आपने क्या कर दिया, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता 600 से अगर बड़ी हो जाती है, जैसे कि हमने 1000 का लिया था, तो क्या कर दो बिल को कुछ मत करो 1800 प्लस करो और यूनिट में से 600 निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 9 से। तो आपका जो बिल है वो एग्ज़ैक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब आप क्या करो इसे डिस्प्ले कर दो। डायरेक्टली आपने डिस्प्ले कर दिया, जो आपके पहले क्या लिखा आपने? पहले तो आपने यूनिट लिख दी, फिर आपने लिख दिया जो भी आपका बिल आया, ठीक है? सो देखो, आपने ना यहाँ पर ये लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ ऐसे लिखा है देखो परसेंटेज 2f यानी कि जो डेसिमल है वो 2 तक 2 डिजिट तक जाए, ठीक है आगे। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिख दिया इनपुट के अंदर तो हमने स्टार्टिंग रीडिंग दे दी और हमने एंडिंग रीडिंग दे दी, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग रीडिंग दी 1200 ठीक है और हमने एंडिंग एंडिंग रीडिंग दी 1450 तो हमारी यूनिट कितनी बनी 250 यूनिट बनी, ठीक है, दोनों को माइनस करके। अब हमारी जो 250 यूनिट कहाँ पर आएगी 200 से तो ज़्यादा है और 400 से कम है। तो ये जो वो वाली थी ना सेकंड कंडीशन उसके अंदर आएगी। तो ये जो आपका यूनिट है वो 250 बनी और जो टोटल बिल बनेगा वो 1000 बनेगा। अब जल्दी से इसको है ना यार एक बार ना वो करके देख लेते हैं रन, ठीक है?
ऑनलाइन सी कंपाइलर के अंदर गए, यहाँ पर हमने इसे पेस्ट किया, ठीक है। और देखो सारा का सारा कोड सेम ही है ना। स्टार्टिंग ये रीडिंग लेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसे रीडिंग हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया और हमने यहाँ पर यूनिट कैलकुलेट कर ली। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है सारी कंडीशन लगा दी जो थी हमारी, ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देना है, स्टार्टिंग रीडिंग जो है हमें इनपुट के अंदर देनी है। तो हमने स्टार्टिंग रीडिंग दे दी हमारी 1000, ठीक है। फिर हमारी हमें पूछ रहा है कि एंडिंग रीडिंग बताओ, तो एंडिंग रीडिंग दे दी हमने 1250, ठीक है। तो 250 आ गया, यूनिट जो है हमारी 250 आ गई। तो हमें मिल गया कि हमारी जो यूनिट कंजम्पशन हुई है वो तो हुई है 250, और जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1000। एक और बार करके देख लेते हैं, है ना। सो देखो यहाँ पर हमने दे दिया स्टार्टिंग रीडिंग 500 और हमने एंडिंग रीडिंग दे दी लाइक 5000, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया ये, 4,500 यूनिट हो गई, ठीक है। तो आपका बिल इतना बना 36,950 का, ठीक है। और आपकी कंज्यूम यूनिट कितनी हुई, 4500। तो देख रहे हो ऐसे आपका जो है पूरा कोड हो गया। और आपको देखो ये आउटपुट भी लिख कर आना है बॉक्स बनाकर, और आपको ये कोड भी लिख कर आना है, ठीक है। तो एक बार प्लीज समझ लेना, ठीक है इसे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये आया था कि हमें इस वाले जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर बताना था, ठीक है। सो देखो इसका आउटपुट बताना था बेसिकली। तो देखो यहाँ पर ना हमें एक तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हेडर फाइल ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोड। फिर हमारा क्या है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है कोड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या दिए हैं, दो वेरिएबल दिए हैं। एक दिया है a इक्वल टू -10 और एक दिया है हमें b इक्वल टू 20, ठीक है। ये दिया है। फिर हमें क्या बोला है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। तो हमारा यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेटर लग रहा है। एंड का मतलब होता है कि दोनों की दोनों जो वैल्यू है हमारी, वो हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो देखो क्या हमारा जो ए है वो 0 से बड़ा है, नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो ए है वो तो भाई 10 -10 है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, रन नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे पहुंच गए इफ एल्स में, एल्स इफ में, ठीक है। एल्स इफ में हमने देखा कि क्या हमारा जो ए है वो 0 से छोटा है, हाँ भाई हमारा जो ए है वो तो 0 से छोटा है। ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम आगे बढ़ गए, हमने देखा क्या हमारा जो बी है वो हमारा 0 से छोटा है, नहीं। हमारा जो बी है वो तो 20 है, 0 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी। आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ गए, आगे देखा हमने कि ए हमारा जो है क्या 0 से छोटा है, हाँ ए तो हमारा 0 से छोटा है, -10 है। और क्या हमारा बी 0 से बड़ा है, हाँ ये भी बड़ा है। तो क्या आ गया माइनस, ये हमारा 0 से बड़ा भी हो गया, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये वाली जो कंडीशन है वो चल जाएगी, b माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो a की वैल्यू तो रहेगी -10 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ठीक है। और ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन चल गई, कोई भी एक कंडीशन चलेगी आपकी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, a प्लस बी को। तो a प्लस अगर आप b करोगे तो कितना आएगा, -10 प्लस 19। आपका आंसर कितना आएगा, प्लस का 9। तो आपका जो 9 है वो आउटपुट में आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आउटपुट निकालते हैं। ये 2 नंबर के अंदर आया था। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो 2 नंबर आपके बच गए, ठीक है, मतलब मिल जाएंगे आपको। तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, आपका 9 आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आया था कि हमें राइट अ प्रोग्राम टू डिस्कस द यूज ऑफ ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट। वैसे तो स्विच स्टेटमेंट अलग से भी पूछा गया था, बट हमें ये बोला था कि स्विच स्टेटमेंट को बेसिकली एक्सप्लेन करना था और हमें एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें कि हम लिख पाए कि ब्रेक को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको अगर किसी भी वेरिएबल को, मतलब कि जैसे कि आपका एक a इक्वल टू बी है, एक a इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 1 है, आपको इस वेरिएबल के मतलब वैल्यू के ऊपर अगर आपको कोई कंडीशन रन करानी है, ठीक है, कि मतलब अगर हमारा a इक्वल टू 2 हो तो ये कंडीशन रन करा दो, अगर हमारा a इक्वल टू 1 हो तो ये कंडीशन प्रिंट करा दो। तो क्या होगा कि आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डे, ठीक है। और आप क्या करते हो, यूज़र से पूछते हो कि आपका जो डे है, आपका जो वीक डे है, वो किस नंबर पे आता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो स्टार्टिंग से लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है। तो आपका जो यूज़र है वो डे के अंदर आपको इनपुट में देता है कि डे इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आप प्रिंट करा देते हो मंडे, ठीक है। अगर डे इक्वल टू 2 है तो आप प्रिंट करा देते हो ट्यूसडे, अगर 3 है तो आप प्रिंट करा देते हो वेडनेसडे, ठीक है। तो आप ये जो काम है ना स्विच स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, ये देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। यूज्ड व्हेन वी नीड टू मैच अ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। मतलब कि अगर आपको एक वेरिएबल को मैच करना है मल्टीपल वैल्यूज के लिए, तो आप यूज करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का, ठीक है। इसका सिंटैक्स कैसे होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हो कि आपकी जो भी वैल्यू है,
है ना? जो भी आप वैल्यू को मैच कराना चाहते हो, ठीक है? तो वो वैल्यू को आप डाल देते हो इसके अंदर, ठीक है? जैसे कि आप ए को मैच कर जैसे कि आपका डे था ना डे, तो आप डे को इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है? फिर आपको अगर उस डे को जिससे भी मैच कराना है, जैसे कि केस 1 के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू दोगे, जैसे कि आपको डे को मैच कराना है 1 के साथ, ठीक है? तो आप यहाँ पर वैल्यू की जगह क्या रख दोगे 1 कर दोगे और जो भी आपको कोड चलाना है, फिर कॉलन लगाकर आप यहाँ पर कोड लिख दोगे और फिर यहाँ पर ब्रेक लगा दोगे, ठीक है? ब्रेक लगाने से क्या होगा कि अगर हमारी ये वाली वैल्यू एग्ज़ीक्यूट होगी, तो अगर ये एग्ज़ीक्यूट होने के बाद यहीं पर रुक जाएगा, केस 2 पे वो नहीं जाएगा, ठीक है? अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो केस 2 पे पहुँच जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ऐसे काम होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। केस 2 तो बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जैसे कि हमारा इफ एल्स के अंदर एल्स स्टेटमेंट था ना, कि अगर मतलब ये ऊपर वाले केस नहीं चले, तो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, ठीक है? मतलब कि अगर उन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो आपका डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ इस वाले सिंटैक्स को अच्छे से याद कर लो, देख लो, लिख लो, ठीक है? क्योंकि स्विच स्टेटमेंट पक्का आने वाला है, ठीक है? अब हम ऊपर बढ़ते हैं, तो देखो हमने यहाँ पर कोड लिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था ना इंटीजर से, तो देखो हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके वो जो हमारे वीक डेज़ हैं उनको हम प्रिंट कराएँगे, ठीक है? तो देखो जैसे कि यहाँ पर हमने हेडर फाइल ऐड कर ली, मेन फंक्शन लिख लिया, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट डे इक्वल टू 3, ठीक है? हम यहाँ पर यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पर हार्डकोर इनपुट लिखा है, अपने आप पे ही लिखा है, ठीक है? 3। तो हमें क्या करना है कि हमें इस डे को चेक करना है, ठीक है? जैसे कि हमें ये चाहिए कि अगर जो हमारा डे अगर 1 के इक्वल हो तो मंडे प्रिंट हो जाए, अगर 2 के इक्वल हो तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, 3 के इक्वल हो तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाए और 4 के इक्वल हो तो थर्सडे प्रिंट हो जाए। ऐसे आपके जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो डे वेरिएबल है ना, इसको चेक कर रहे हैं अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज़ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है? तो यहाँ पर हम इस मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच कीवर्ड लिखेंगे और हम इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें वेरिएबल को चेक करना है, हम इस ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, हम इस पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और लिखेंगे केस 1, ठीक है? हमें यहाँ पर लिखना है केस और जिससे भी आपको चेक करना है, जैसे कि हमें डे को 1 के साथ चेक करना है, तो आपने लिखना है 1 और जो भी आपको कोड को एग्ज़ीक्यूट करना है, आपने कॉलन लगा के उस कोड को लिख देना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंटफ मंडे और ब्रेक लगा दिया, ठीक है? कि मतलब अगर आपका जो इनपुट है वो 1 आ जाता है, तो मंडे प्रिंट करा दो और ब्रेक रुक जाओ, ठीक है? और फिर बाहर आ जाओ कोड के, ठीक है? और अगर 2 आ जाता है तो ट्यूसडे प्रिंट करा दो और ब्रेक कर लो। ऐसे ही आपने क्या कर दिया यहाँ पर 5 तक कर दिया कि अगर 5 आता है तो फ्राइडे प्रिंट कराओ और ब्रेक कराकर बाहर आ जाओ, ठीक है? और अगर मतलब कि इनके अगर मंडे से लेकर फ्राइडे तक यानी कि 1 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू नहीं आती, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, ठीक है? तो ये 1 टू 5 तो है ही नहीं, तो क्या करो 6 पे या फिर 6 के 1 टू 5 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए क्या कर दो डिफ़ॉल्ट चला दो वीकेंड, ठीक है? तो मतलब अगर मैं यहाँ पर इनपुट के अंदर 6 दूँगा तो ये मुझे वीकेंड दे देगा, ठीक है? और अगर मैं इसे 1 दूँगा तो ये मुझे मंडे दे देगा, अगर मैं 3 दूँगा तो ये मुझे क्या दे देगा वेडनेसडे दे देगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये कोड रन होगा, ठीक है? अब इसके अंदर अभी मैं इसको है ना आपको मतलब क्या बोलते हैं एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर ब्रेक का क्या यूज़ है, ठीक है? तो देखो ब्रेक इज़ यूज्ड टू स्टॉप एग्जीक्यूशन आफ्टर अ मैच इज़ फाउंड, ठीक है? मतलब कि अगर कोई भी मैच मिल जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट करा देगा कोड को और फिर रुक जाएगा, है ना? उसके बाहर नहीं जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे ना, तो वो आगे वाले स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर जैसे इफ ब्रेक इज़ मिसिंग, तो ऑल द केसेस आफ्टर द मैच विल एग्जीक्यूट, ठीक है? कि मतलब जो मैच होने के बाद जो भी आगे के केस होंगे ना, वो अपने आप चल जाएँगे, एग्जीक्यूट नहीं ब्रेक नहीं होगा तो, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट हमारा क्यों यूज़ होता है? क्योंकि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट चल जाता है, ठीक है? तो ये सारे इसके चीज़ें थी, ठीक है? ब्रेक स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर ना अभी आगे भी वोवेल वाला एक क्वेश्चन कराया जो कि आया था। पहले मैं इसको जल्दी से आपको रन करा के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखो हमने यहाँ पर पूरा कोड लिख लिया। ऐसे कोड मतलब लिखा जाता है, ठीक है? आप यहाँ पर यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो जैसे कि 3 का तो आपको पता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 का, ठीक है? 5 का क्या आना चाहिए? 5 का आएगा क्या? ये फ्राइडे आएगा, ठीक है? तो आपका क्या आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है? इसे बड़ा करूँगा वैसे दिख रहा होगा, ठीक है? फ्राइडे आ रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको 5 की जगह 7 लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है 1 टू 5 में है ही नहीं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो क्या आ रहा है आपका वीकेंड आ रहा है, ठीक है? और अगर मैं जैसे कि यहाँ पर 6 लिख देता हूँ या फिर बड़ा नंबर कोई लिख देते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं 17 लिख देते हैं, ठीक है? तो अगर मैं रन करूँगा तो क्या आएगा? तब भी वीकेंड आ रहा है, ठीक है?
तो देखो ये क्या है कि मतलब अगर 1 2 3 4 5 के कोई भी और वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा कि वो आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ब्रेक स्टेटमेंट 1 पे से हटा देता हूँ, तो क्या होगा देखो, ठीक है? मैंने 1 पे से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दी है और मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है? कि 1 मैच हो जाए। तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, मैंने रन कर दिया। तो अब क्या होगा देखो, मंडे, ट्यूसडे एग्ज़ीक्यूट हो गया, ठीक है? मतलब कि मंडे तो चल गया, ठीक है? ये वाला तो एग्ज़ीक्यूट हो गया। फिर ये जो केस 2 था वो अपने आप चल गया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि इन सब पे से ब्रेक स्टेटमेंट हटा हटा देता हूँ, ठीक है? तो देखो मैंने सारे ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिए, ठीक है? ब्रेक स्टेटमेंट हटाने से कितना दिक्कत हो जाएगी देखो, जैसे कि यहाँ पर 1 है, ठीक है? तो अपने आप ही भाई पहला जैसे एग्ज़ीक्यूट होगा सारे के सारे एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि मैं अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता और मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है? तो 2 से चलेगा, 2 से एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और वीकेंड, ठीक है? सारे एग्ज़ीक्यूट हो गए। अब देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? ब्रेक स्टेटमेंट लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आया था कि व्हाई ब्रेक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। और एक आपको एकेडी वालों ने ये लिखा था कि राइट अ सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो सी प्रोग्राम तो भाई सी लैंग्वेज में ही लिखेंगे ना। टू टू चेक कैरेक्टर इज वॉवल और कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो आपके जो कैरेक्टर होते हैं ए बी सी डी वो अगर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है आपको ये चेक करना है, ठीक है? तो आप इसको ना आप देखो इसको आप अपने क्या बोलते हैं इफ एल्स से भी कर सकते हो, आप इफ एल्स लेटर से भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, आप ये जो स्विच स्टेटमेंट है इससे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको ये वाला प्रोग्राम करवा के दिखाता हूँ, ठीक है? सो देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही अपनी हेडर फाइल ऐड कर लो, ठीक है? फिर मेन फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट करो और फिर आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर बना लिया, कैरेक्टर टाइप का मतलब डेटा टाइप हमने कैरेक्टर ले लिया, जो कि हमारा ch वेरिएबल के अंदर है, ठीक है? तो ch वेरिएबल को क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट कराएँगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर इनपुट कराएँगे यूज़र से, ठीक है? तो देखो, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वो ये होता है, परसेंटेज सी, ठीक है? फिर आपको वही एपरेंड ch लगा दिया कि ch के अंदर जाकर स्टोर हो जाओ, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा जो भी यूज़र मतलब एंटर करेगा वो ch के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ch क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का डेटा टाइप, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई है कि हमारा जो ch है अगर a हो या फिर बड़ा वाला a हो, ठीक है? देखो छोटा वाला a भी हो सकता है, बड़ा वाला a, दोनों ही तो हमारे वोवेल हैं और जो हमारी c है वो केस सेंसिटिव है। यानी कि इसके अंदर जो ये a है और जो a है ये वाला बड़ा वाला a, वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब कि इसकी s की वैल्यू अलग है और इसकी s की वैल्यू अलग है। तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो अलग है, मतलब इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मतलब यूज़र आपका ये बड़ा वाला a देता है तब भी आपका वोवेल आएगा, अगर ये वाला देता है तब भी आपका वोवेल आएगा, ठीक है? तो ये देखो आपने केस ऐसे चेक करना है, केस ए और ए दोनों आपने चेक कर लिए, केस ई और ई आपने चेक कर लिया। अगर ये वाला होता है, ये वाला होता है या ये वाला होता है, ठीक है? तो आपको यही प्रिंट करना है, सी हमारा क्या है वोवेल है, ब्रेक कर देना है, ठीक है? अगर इसमें से कोई भी एक हो जाती है कंडीशन ट्रू तो ये चल जाएगा, ठीक है? सीधी बात ये है। और अगर ऐसा नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में आपने कॉन्सोनेंट डाल दिए, ठीक है? तो देखो कितना ईज़ी सा कोड हो गया, ठीक है? इसी कोड को आप ना इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी लिख कर देखना, ठीक है? आप और ऑपरेटर का यूज़ करके इसको आप कर सकते हो, ठीक है? जल्दी से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यार बड़ी वीडियो हो गई होगी, ठीक है? देखो यहाँ पर है ना कितना अच्छे से लिखा हुआ है, जल्दी से मैं इसे रन करूँ, तो यहाँ पर पहले तो आपको कैरेक्टर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एल दिया, ठीक है? तो एल क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है? और फिर से मैं रन कराता हूँ और मैं यहाँ पर ए देता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा वोवेल है, ठीक है? तो वोवेल आ गया। फिर मैं यहाँ पर क्यू देता हूँ, ठीक है? तो क्यू क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमारा क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है? तो ऐसे हमारा कोड जो है एग्ज़ीक्यूट हो गया। देखो कितने अच्छे से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है? सारे केसेस आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। तो ये आपको यार समझ में आ गया होगा, इसका आउटपुट आपको इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर जो आपकी यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो गई। मैंने जो यूनिट के अंदर पूरा का पूरा आपको मतलब सिलेबस करा दिया, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से अंदर आए हुए हैं, ठीक है? ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं पेपर के स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है? और ये जो 15 क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये रहा, ठीक है? तो ये जो आपका पूरा सिलेबस था देखो कंप्लीट हो गया, ठीक है? सारी चीज़ें करा दी। अब आप बोलोगे कि मिक्स ऑपरेंड क्या होते हैं? तो मिक्स ऑपरेंड कुछ नहीं होते। जब आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को मिला देते हो या फिर मल्टीपल ऑपरेंड्स को मिला देते हो एबीसीडी को, तो वो मिक्स ऑपरेंड होता है, ठीक है? टाइप कन्वर्जन देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, कंडीशनल ब्रांचिंग सब देख ली, ठीक है हमने? ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और इसके साथ जितने भी हमारे पीवाईक्यूज़ थे, ये जो 15 पीवाईक्यूज़ थे हमारे 4 पेपर के अंदर आए थे, 2 ईयर के 2 सेमेस्टर 2-2 सेमेस्टर के अंदर। तो देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन्स हैं। और आप अपने हिसाब से भी को मतलब प्रोग्राम वगैरह लिख सकते हो।
प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? इतना कर लोगे बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यार समझ में आई होंगी, ठीक है? अब यार मेरा इतना सा काम कर देना प्लीज़, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? क्योंकि हम यार इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो और आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना है और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड कराता हूँ, है ना? और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह हैं या फिर जो भी आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? तो अगर आपको सारी वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई है, तो भाई सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना अच्छा है, ठीक है? बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अच्छे से प्रिपेयर करो जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। बाय-बाय।